गुड मॉर्निंग बबीता। बस बेटा, पता नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। ही इज बबीता। सच में कहे वो ये एक दो वीडियो शूट करनी थी, तो उसके बाद एक मीटिंग थी ऑनलाइन 11 साढ़े 11, वो मीटिंग खत्म हुई, फिर मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला, तो आधा घंटा मैं थोड़ा रिलैक्स किया। उसके फिर 12 से 2 वो शूट किया, और फिर सोते सोते नींद नहीं आई, तो फिर 3 बज गए, और सुबह 6:30 उठ गया। तो उसके बाद थोड़ी अपनी एक्सरसाइजेज, थोड़ा अपना ये सब पता ही नहीं चला। उसका आराम से म्यूज़िक अच्छा चल रहा था ईयरफोन में, मेट्रो में, तो अच्छा। नहीं, आई डोंट हियर गाने, ऑल मोटिवेशनल। नथिंग, मैं फालतू की बातें सुनता ही नहीं। आई डू 2 थिंग्स इन लाइफ, वन इज़ प्रोफेशनल ग्रोथ, वन इज़ पर्सनल ग्रोथ। नो एक्स्ट्रा फालतू की चीज़। हाँ, वो आधा घंटा कुछ मूवी शूवी कभी देख ली। नो एक्स्ट्रा थिंग्स, आई हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग ना। चलो जी, तो सप्लाई जो है, आंखें नहीं खुल रही है मेरी आज, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्रायल, नो ट्रायल। अग्नि परीक्षाएं तो सीता ने भी दी थी ना, तो कितनी अग्नि परीक्षाएं दोगा वो? नथिंग, इट इज़ ऑल हैपनिंग ऑन इट्स ओन, तो नो ट्रायल। तो सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई है बेटा। 7(1) में इशिका क्या लिखा है? व्हाट इज सप्लाई? व्हाट इज सप्लाई। 7(2) में क्या लिखा है? व्हाट इज नॉट सप्लाई। अगर आप 7(1) में आ गए, उसके बाद आप चेक करोगे 7(1)(a), जिसमें एग्जाम्पल्स, हाँ जी, 7(1)(a) में एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेंशन्ड है, जो आज करेंगे। या फिर आप 7(3) चेक कर लेना, जहां पर नोटिफिकेशन लाकर गवर्नमेंट बता सकती है ये चीज SOG होगी या ये चीज SOS होगी। फर्क दोनों में यही है, इन दोनों में 7(1)(a) और 7(3) में। 7(3) में सरकार नोटिफिकेशन लाएगी, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं, थियोरेटिकल पॉइंट। लेकिन 7(1)(a) में से 10-15 एग्जाम्पल आज कर लेंगे, जहां पर लिखा है ये चीज SOG और ये SOS। ये चीजें देखकर आप खुद बता पाओगे ये SOG SOS है। वह लिख इसलिए दिया कि कोई बाद में कंफ्यूजन ना करे। अब बताओ, ही लड़का और लड़की, लड़का है ना, पता है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, खाली समझने से कोई बात नहीं होती। समझ, हम लोग का दाढ़ी है, इसकी मूछें हैं, तो ये लड़का है, तो वहां पर लिखा है दाढ़ी मूछ वाला लड़का होता है, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है वो लड़की होती है। ठीक है ना, वो तो देखने से पता चल रहा है, लेकिन एग्जाम ये लॉ में लिखना पड़ेगा, ये लिखी हुई है बातें। अच्छा, 7(1) हो गया, 7 बस यही है। और 7(1)(a) में कितने एलिमेंट्स हैं सप्लाई बनाने के लिए? 7(1)(a), 7(1)(AA), 7(1)(b), 7(1)(c। 7(1), 7(1)(a), 7(1)(AA), 7(1)(b) में कंसिडरेशन चाहिए। 7(1)(c) में डीम्ड सप्लाई 4 केसेस जहां पर कंसिडरेशन नहीं चाहिए। पहला क्या था? अगर परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC इज क्लेम्ड। ITC ले लिया और उसको ट्रांसफर कर दिया, चाहे डायरेक्टर के, चाहे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के, बिजनेस से बाहर निकाल दिया परमानेंटली, तो उसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। बदले में कुछ मिला नहीं है, GST तुम्हें लगाना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन पे। सर पैसा तो आया नहीं, कैसे लगाओगे? वैल्यूएशन करेंगे, उसकी सेकेंड हैंड वैल्यू निकालेंगे, उस पर ठोकेंगे GST। दूसरा, प्रिंसिपल एजेंट को दे, एजेंट प्रिंसिपल को दे, बिना कंसिडरेशन के डीम सप्लाई मान लेंगे। जैसे ये इशिता मेरी एजेंट है, मैंने इसको गुड्स दे दिए, मैंने कहा जा बेचा, तो इस ट्रांजैक्शन को, जो मैंने गुड्स इसको दिए, इसको डीम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन शर्त ये है, अगर इशिका थर्ड पार्टी को, क्या नाम है, शेफाली को दिया, सुनो मेरी बात, लेकिन बिल इशू कर रही है मेरे नाम से, फिर मेरे और इशिता के बीच में सप्लाई मानी नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको एजेंट कह रहा हूं, और ये एजेंट कह रहा हूं तो मेरे नाम से बिल इशू करे, अपने नाम से बिल इशू कर रही है, तो इस केस के अंदर हम ये समझ जाएंगे कि सचिन सर झूठ बोल रहे हैं। जब अपने नाम से बिल इशू कर रही है तो परचेजर है मेरे गुड्स की, तो इस केस के अंदर बिना कंसिडरेशन के तो मैं इसको सप्लाई मान लूंगा। तो प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट प्रिंसिपल की सप्लाई जब मानी जाएगी, जब बिल, इनवॉइस इशू करता है एजेंट थर्ड पार्टी को अपने नाम से। अगर अपने नाम से इशू नहीं कर रहा है, फिर ये प्योर एजेंट है, एक तरीके जेन्युइन एजेंट है, फिर मेरे और
और इशिता के बीच में जो सप्लाई है वो सप्लाई मानी नहीं जाएगी। हाँ, अगर मैं इसको कंसिडरेशन के साथ दे रहा हूं फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो 7(1)(a) में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो विदाउट कंसिडरेशन प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल में जब सप्लाई मानी जाएगी जब वो एजेंट अपने नाम से बिल थर्ड पार्टी को दे, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो, बिना कंसिडरेशन के सप्लाई मान लेंगे। हु इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन? ब्रांचेस ऑफ द सेम पर्सन। एंड हु इज अ रिलेटेड पर्सन? रिलेटिव, मोटा मोटा। तो इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन होता नहीं है। तो आप क्या बोलते हो, अच्छा नॉर्मल आदमी को विदाउट कंसिडरेशन नहीं दिखाओगे आप, अनजान आदमी को कैसे बेच दोगे बिना कंसिडरेशन में? अरे जी सेल करी थी मैंने अपने भाई को दिया, पैसे कहाँ हैं? ले लूंगा जी। तो लोग ऐसा फ्रॉड कर जाते। तो ये फ्रॉड ना हो, लीकेज ऑफ जीएसटी ना हो, वहां पर ये 4 केसेस बना दिए। और चौथा क्या है, चौथा क्या है प्रताप? देख मत देख मत देख मत, चौथा क्या है? हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया या रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर योर बिजनेस रिसीव्ड बाय अ पर्सन, रिसीव बाय अ पर्सन, टैक्सेबल पर्सन की बात नहीं है। इसमें क्या हो गया, हेड ऑफिस इंटीरियर डेकोरेशन करवा रहा है दिल्ली के ब्रांच ऑफिस का, और दिल्ली के ब्रांच ऑफिस का आप बोलते जी हेड ऑफिस ने करवाया ये तो, और बिना कंसिडरेशन है। हेड ऑफिस को कोई कंसिडरेशन देंगे? हमारे घर की बात है, गवर्नमेंट का तुम्हारे घर की बात है, इस पर जीएसटी लगेगा। अगर ऐसा नहीं करते ना तो सब लोग क्या करते, बाहर से इंपोर्ट करते सर्विसेज बिना कंसिडरेशन के, दिखा के अरे हेड ऑफिस है, कौन चेक करने जा रहा है, हेड ऑफिस है नहीं है। तो अनजान आदमियों से भी इंपोर्ट कर लेते, हेड ऑफिस बना के दिखा देते, सर हमारा हेड ऑफिस है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जितने भी केसेस हो सकते हैं बचने के, हम इनको एज्यूम्ड बेसिस पे, चाहे जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी हो, एज्यूम बेसिस पे जीएसटी के अंतर्गत डाल देंगे। कंसिडरेशन के साथ वो 7(1)(b) में आ जाएगा। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। चलो ये 7(1) पूरा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 7(1)(a) एग्जांपल्स ऑफ एसओजी एंड एसओएस। जल्दी से बुक दो मुझे, जल्दी से। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो जी, दो बुक दे दो मुझे। हाँ जी बच्चों, ये राजी 7(1)(a) 7(1)(a के थ्योरी पे जाओ, 7(1)(a के थ्योरी पे जाओ मेरे प्यारे बच्चों। 7(1)(a बुक का है बेटा? वेरी बैड। स्कूल के बच्चों से भी बुरे हो तुम तो यार। अपनी डॉटर ऐसे होता है, मेरी डॉटर के साथ स्कूल की बुक्स कहाँ इधर उधर पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, मतलब स्कूल के बच्चे ऐसे करते हैं। तो सुधर गए हो अब, ऐसे नहीं, गंदी बात। पेज नंबर 20, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज। क्या मन में चल रहा है तेरे? नहीं, तेरे मन में कोई थॉट आया था? आया था? अच्छा मैं ऐसे, तो अच्छा मैं रो तो तुम भी रोगे। एसओजी और एसओएस, सबसे पहले देखो इसमें कितने ट्रांजैक्शंस हैं, 6 और 6 ट्रांजैक्शंस हैं बस। देखो पेज नंबर 20 6 ट्रांजैक्शंस हैं, इनको या तो एसओजी या एसओएस। आ जाओ, सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, व्हाट इज टाइटल? ओनरशिप। अगर आप गुड्स की ओनरशिप शेयर कर लेना बेटा किसी के साथ, एक बुक दे दो, लिख लेना ऊपर अच्छी राइटिंग में। गर्ल्स की राइटिंग अच्छी होती है ना, इसलिए उनको बुरा लगेगा अच्छी राइटिंग लिखेगा तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन ओनरशिप, ओ सॉरी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। मैं आपको मोबाइल कह रहा हूं परमानेंटली आपका हो गया, ओनरशिप राइट्स दे रहा हूं मोबाइल की या घड़ी की या वॉलेट की, ओनरशिप राइट्स दे रहा हूं। तो मैं आपको गुड्स का इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं या गुड्स परमानेंटली दे रहा हूं? तो फिर ये इस्तेमाल के लिए देता तो मैं आपको गुड्स दे रहा हूं या सेवा दे रहा हूं? सेवा, फिर सर्विस होती। अगर परमानेंटली गुड्स किसी को दे दिए, ये सेवा नहीं है, ये गुड्स है, तो गुड्स की सप्लाई, वो तो पता ही है। लेकिन ये बात हमें पता थी, तो एसी बेचा, टीवी बेचा, मोबाइल बेचा, लैंड बेची,
लैंड तो वैसे ही गुड्स ही नहीं है, तो फिर हम वो गुड ही नहीं है। जब इंसान ही नहीं है तो मेल फीमेल क्या देखना, समझ गए मेरी बात? तो पहले तो गुड होगा, फिर साला सप्लाई होगा, फिर एसओ जी होगा, एसओ एसओ होगा, वो क्लैरिटी के लिए यही है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट इन द गुड्स। आ गई ना बात? राइट इन द गुड्स नहीं दे रहे, गुड्स का राइट दे रहे हो, तो उसको इस्तेमाल के लिए दे रहे हो, उसको मॉडिफाई करने के लिए दे रहे हो, गुड नहीं दे रहे, उसका राइट दे रहे हो। तो फिर ये क्या होगा? स्वाभाविक है, सर्विस होगा, एसओएस। देखो एसओएस। तो अगर मैं बोला मोबाइल ले जा, कि सर मुझे लड़की वाले आ रहे देखने ना, मोबाइल दे दो, मेरा टूट गया है, तो मैंने कहा 500 रुपये दे रख दे, किराया है। तो हैव आई गिवन हिम द टाइटल और हैव आई गिवन द राइट? राइट। तो व्हाट इज आई एम डूइंग, व्हाट इज माय एक्टिविटी क्लासिफाइबल एज सर्विस? और ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर in the goods. What is undivided share in the goods? मतलब जो गुड्स को हम लोग बांट नहीं सकते उसके अंदर हमने उसे यूज करने का कुछ दे रखा है। तो जैसे शेयर्स हम ऐसे कंपनी इशू करते हैं ना, 18 का एक लॉट, तुम्हें पता है या तुक्के मार रही हो? पता है, अच्छा। तो ऐसे एक लॉट इशू कर दिया ना, उस हिसाब से अनडिवाइडेड शेयर्स। नहीं, इसमें ना हमने एक मोबाइल खरीदा, मैंने और अमन ने मिलकर, और मेरा शेयर कितना उस मोबाइल में या इसका कितना शेयर हमने डिसाइड नहीं किया। हम दोनों ने, इसने पैसे डाले, मैंने पैसे डाले, या इसने पैसे डाले, लेकिन जॉइंट नेम से है मोबाइल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा जो मेरा शेयर है मोबाइल का वो 13 हो गया, मुझे 5,000 रुपये दे दे, जो मेरा शेयर था, जो भी अनडिवाइडेड। तो उस केस में अभी हमने डिवीजन, जैसे चलो मोबाइल का एग्जाम्पल तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है। कोई मशीन खरीदी, उस मशीन को हमने, इसने कुछ पैसे दिए, कुछ मैंने मिलाए, कुछ लोन लिए, हमने जॉइंट नेम से मशीन ली है, जॉइंटली ओन्ड बाय सचिन एंड अमन। मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि लेकिन प्रॉपर्टी तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होती। तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, मशीन ले रहा हूँ, फर्नीचर ले रहा हूँ, हमने जॉइंट नेम से खरीद लिया। सुई अटक गई तेरी कहीं, पक्का? तो जॉइंट नेम से खरीद लिया, जॉइंट नेम से खरीदने का, मैंने कहा मैं अपना राइट इस गुड्स में तुझे दे रहा हूँ। तो इसको गवर्नमेंट ने एसओएस माना है, इसको गवर्नमेंट ने क्या माना है? एस लिखा है ना, अनडिवाइडेड शेयर इन दी गुड्स। अनडिवाइडेड जो हिस्सा था मेरा, अभी डिवाइडेड था ही नहीं। अच्छा, डिवाइडेड हिस्सा होता तो फिर नॉर्मल है, फिर तो मेरा हिस्सा 40 था, मैं अपना 40% हिस्सा तुझे दे रहा हूँ, फिर तो गुड्स हो जाता। लेकिन जब अनडिवाइडेड शेयर है तो पता ही नहीं तेरा शेयर कितना है, तो उस केस में मैंने कहा अब 13 हो जाएगी। हम 3 लोगों ने ली, या 3 लोगों ने ली, एक बंदा अपना शेयर दोनों को दे रहा है, या दूसरे को दे रहा है, तीसरे को दे रहा है। अनडिवाइडेड शेयर का मतलब विच इज नॉट पार्टीशन, विच इज नॉट असर्टेंड। तो अनअसर्टेंड शेयर है मेरा और मैंने दूसरे को दे दिया, इसको गवर्नमेंट ने सर्विस मान लिया, इसको गुड्स नहीं माना, मान लिया। लॉजिक मत ढूंढना, यहाँ लिख दिया जो है वो है। तो हाँ, तो जब भी तो सर्विस दे रहे हैं, ये तो कहा सर्विस है, जब भी तो कह रहे हैं सर्विस है। अनडिवाइडेड शेयर इन दी गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर मेरा हिस्सा उस मशीन का अमन का हो गया, एग्रीमेंट बना दिया। 5,000 में अब तो यूज कर लिया उसको। नहीं, दोबारा बोलता हूँ, मैंने मशीन खरीदी, मैंने और अमन ने, एग्रीमेंट में लिखा है इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय अमन एंड सचिन सर, और उसका रेशो फिक्स नहीं है 60-40 70-30 ऐसा कुछ नहीं। एक और एग्रीमेंट बनाया, जब मशीन खरीदी होगी तो किसी ने बेची होगी, उसने तो जीएसटी लगा दिया होगा। अब इस ट्रांजैक्शन को क्या करें, जो मैंने इस ट्रांजैक्शन में मैंने क्या किया, आई हेयर बाय ट्रांसफर माई अनडिवाइडेड शेयर इन दिस मशीन टू अमन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10,000। तो इस 10,000 को मैं सर्विस मानूंगा, इस 10,000 को सप्लाई ऑफ सर्विस मानूंगा। इसमें जो जीएसटी लगेगा वो सर्विस वाला लगेगा। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप एसओजी और एसओएस में अलग अलग कर क्यों रहे हो? इंट्रा स्टेट सप्लाई हो तो सीजीएसजी लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई हो तो आईजी लगता है। तो आप बाइफरकेट क्यों कर रहे हो दोनों को? क्योंकि जो सर्विस के जीएसटी के रेट्स हैं वो अलग हैं और गुड्स के जीएसटी के रेट अलग हैं। गुड्स के रेट अलग हैं, सर्विस के रेट अलग हैं। बस खाली यही नीड है एसओजी और एसओएस करने का, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स की हो सीजीएसजी, इंट्रा स्टेट सप्लाई सर्विस की हो सीजीएसजी,
इंटरसेट सप्लाई की गुड्स की हो IGST, इंटरसेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो IGST। तो खाली डिफरेंशिएट गुड्स और सर्विस में करने के पीछे एम क्या है, क्योंकि सर्विस का जो जीएसटी का रेट है अलग है और गुड्स का जीएसटी का रेट अलग है। तो दोबारा रिपीट करते तो लास्ट टाइम, अनडिवाइडेड शेयर इन द गुड वेदर इट इज अ मोबाइल और एनी अदर गुड इज ट्रांसफर टू द अदर पर्सन। सो अनडिवाइडेड शेयर है ना, मेरा शेयर ही कुछ मुझे नहीं पता कितना था कितना नहीं था, तो उस केस के अंदर उसको डीम्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो 10,000 रुपए के लिए मैंने अपना शेयर मशीन में अमन को दे दिया, तो वो जो एग्रीमेंट बनेगा इट विल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस बाय सचिन सर टू अमन। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अच्छा, टाइटल इन गुड्स ऊपर भी लिखा था, लेकिन इसमें लिखा है प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। गाइस फ्यूचर डेट, ये ना हायर परचेज की बात कर रहे हैं। गुड्स को अगर आपने हायर परचेज पे बेचा है, फ्यूचर में टाइटल जाएगा। अरे कैश डाउन चीज ले लो, अभी टाइटल आ जाता है। अगर आप कैश दोगे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाएगा टाइटल, अल्टीमेटली तो टाइटल ही जाना है। तो मोबाइल आपने कैश डाउन बेचा या हायर परचेज पे बेचा, तो भाई मोबाइल की लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मोनिका पे कर देगी जब उसके नाम पे होगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज अ गुड, इट विल रिमेन अ गुड। तो ओनरशिप ट्रांसफर आज हो जाए, ओनरशिप ट्रांसफर कल हो जाए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हो रही है। तो कैश डाउन परचेज करना भी सप्लाई ऑफ गुड्स है मोबाइल का, और मोबाइल को हायर परचेज भी लेना सप्लाई। ये लॉजिकल आंसर है सारे, रटने वाली चीजें नहीं है। कई जगह गवर्नमेंट रटवा देती है, बेटे यही मान लो, ठीक है। नेक्स्ट है लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। लैंड को किराए पे दे रहे हो, एग्जाम्पल लैंड ऑन रेंट। तो लैंड ऑन रेंट को क्या माना जाएगा, SOS, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन दी लैंड। वो तो गुड्स ही नहीं है, इसलिए वो लिखी नहीं बात। तो लैंड को ट्रांसफर कर, लैंड ऑन रेंट, इसके आगे लिख लो लैंड ऑन रेंट। दूसरा लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, तो इसको लिख लो बिल्डिंग ऑन रेंट, इसको लिख लो बिल्डिंग ऑन रेंट। तो बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो बच्चे, बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो बच्चे, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, SOS। बिल्डिंग को ओनरशिप दे रहे हो तो मोनिका, बिल्डिंग की ओनरशिप दे रहे हो तो गुड्स ही नहीं है। वेरी लॉजिकल आंसर। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, पेज नंबर 21 बच्चों, पेज नंबर 21। ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी दूसरे के गुड्स पे ट्रीटमेंट कर रहे हो। भाई तुम कौन हो, तुम दर्जी हो, तुम टेलर हो, अच्छा तुम जॉब वर्कर हो, दूसरे के गुड, तुम सोनहार हो, सोनहार गोल्ड स्मिथ। सोनार क्या करता है, ज्वेलर उसके बाद ज्वेलरी बेचता है, नकाशी करता है, उसको शेप देता है, बदले में वापस गुड्स दे देता है, वापस कर देता है ना गुड्स को। या ड्राई क्लीनर हो, ड्राई क्लीनर हो, या कार रिपेयर शॉप हो, दूसरे की गुड्स पे तो ठीक करता है कार। एक सही मेरे, अरे बच्चे मुझे बोलने दे, कार रिपेयर शॉप हो, तो अपनी कार देता हूँ, कार का इंजन विंजन ट्यूनिंग व्यूनिंग करके वॉशिंग करके मुझे वापस दे देते हैं। टेलर को कपड़े देता हूँ, उसको वो शर्ट पैंट ट्राउजर बना के दे देता है। जॉब वर्कर में कुछ भी जॉब वर्कर हो, गोल्ड स्मिथ को मैं गोल्ड देता हूँ, उसकी वो नकाशी बना के मुझे वापस कर देता है। जो बंदा दूसरे के गुड्स पे कलाकारी करता है, पेंट के लिए देता हूँ गुड्स, ग्रीसिंग के लिए देता हूँ, रिपेयरिंग के लिए देता हूँ, तो जो जॉब वर्कर है उसका काम गुड्स सप्लाई करने का है, नो, वो सर्विस दे रहा है आपको, वो सर्विस दे रहा है, अपनी कला दे रहा है गुड्स पर, तो ये जॉब वर्कर के लिए है। तो जॉब वर्कर की एक्टिविटी क्या बन गई, जॉब वर्कर्स एक्टिविटी इज नोन एज SOS। तो वो GST जो लगाएगा सर्विस वाला लगाएगा, स्वाभाविक है। वो गुड्स बेच रहा है हमें, नो, क्या बेच रहा है। अच्छा, अब कई के बाद टेलर ऐसा होता है, टेलर अंकल आप मेरे लिए शर्ट बनाओगे क्या, बनाऊंगा, कपड़ा कहाँ है, क्या आप ही कपड़ा ले लो। वो खुद ही कपड़ा ले रहा है और बना कर शर्ट दे रहा है, फिर आपका कपड़ा नहीं है। हाँ जी, वो एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर आपका। पेज नंबर 22 पे आओ, पेज नंबर 22 पे आज ये चैप्टर खत्म करना है। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, दो सप्लाई मिलकर बन जाएं। दो सप्लाई कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में होता है जहां पर एक से ज्यादा आइटम मिलाकर दिए जाएं, तो फिर यहां पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर वो खाली आपको कलाकारी कर रहा है उसके ऊपर गुड्स पर, तो SOS, लेकिन वो अपने गुड्स भी मिलाकर
हो सकता है आपने कहा जैसे गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनानी है, उसने गोल्ड भी खुद खरीदा, कलाकारी नकाशी भी करी और आपके लिए हार बनाकर दे दिया, तो वो ज्वेलर बन गया, वो तो फिर ज्वेलर ही हो गया। लेकिन उस केस के अंदर लेबर चार्जेस पे क्या जीएसटी लगेगा सर्विस वाला, और गोल्ड के अमाउंट पे गोल्ड वाला लगेगा, या उसको टोटली गुड मान लेंगे, टोटली सर्विस मान लेंगे, ये सारी कंफ्यूजन दूर करेगा सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अभी हम क्या मान रहे हैं कि खाली वो आपका जॉब वर्कर अपनी कलाकारी कर रहा है आपके गुड्स पर। अब बोलो अमन, अब मैं चुप हो जाता हूँ। सर मैं वही कह रहा था, मैंने कहा सर इसको लॉ में बेलमेंट भी कहते हैं जो। हाँ, बेलमेंट में यही होता है, जब आप किसी को गुड्स रखवाते हो, पर्टिकुलर लॉकर में गुड्स रखवाते हो, तो बैंक वाले लॉकर चार्जेस लेते हैं, तो लॉकर चार्जेस को वो सप्लाई ऑफ गुड्स को ही कर रहा है बैंक, बैंक तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। आ जाओ बच्चे, बिजनेस गुड्स or assets are transferred, disposed of as so no longer to form part of those assets. Such transfer or disposal is known as SOG। ये वही है, एग्जाम्पल लिखो 7(1)(c) शेड्यूल 1 वाटर प्यूरिफायर वाला एग्जाम्पल, वाटर प्यूरिफायर आईटीसी क्लेम्ड, ये वही कह रहे हैं कि अगर आपकी बिजनेस वाली एसेट है, अब आपकी वो पार्ट नहीं बनी बिजनेस की, आपने डिस्पोज कर दिया, कबाड़ी को दे दिया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दिया, डायरेक्टर घर लगा दिया, जिस पे आईटी, अच्छा सुनो 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 सुनो, इस पे आईटीसी क्लेम की बात तो नहीं लिखी। दोबारा बोलता हूं, 7(1) जब एक्टिवेट होगा, जब आप 7(1) ये कैपिटल ए, 7(1) स्मॉल ए में आए होंगे, 7(1) डबल ए स्मॉल में आए होंगे, 7(1) सी में आए होंगे, या 7(1) डी तो है ही नहीं, तो उन सब में आए होंगे जब यहाँ आए। तो ये मत कहना कि यहाँ की कंडीशन इंपॉर्टेंट, यहाँ तो खाली कैटेगराइजेशन है, पहले हमने ह्यूमन बीइंग पता लगा लिया ये ह्यूमन बीइंग है, फिर हम देख रहे हैं ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ की, यहाँ पर आईटीसी के बारे में नहीं लिखा, तो ये मत सोचना कि अगर आपने अपने केंट वाटर प्यूरिफायर पे आईटीसी नहीं लिया था और ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टर के, तो उस केस के अंदर वो सप्लाई ही नहीं बना, और जब सप्लाई नहीं बना तो गुड्स या सर्विस क्या करेगा। तो यहां पर तो लिखा नहीं ना आईटीसी की बात, खाली लिखा है बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड एज सो लॉन्गर नॉट टू फॉर्म पार्ट ऑफ द एसेट सच ट्रांसफर और डिस्पोजल। तो ये बात ओवरराइड नहीं करती, ओवरराइड क्या करती है 7(1)(a), डबल ए, बी और सी। क्लियर है बात मेरी, बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, business goods assets are put to any private use, non business use। ओ यहां पर आपने कैन वाटर प्यूरिफायर बिजनेस वाला इस्तेमाल करने के लिए दे दिया अपने डायरेक्टर के घर, महीने 6 महीने 8 महीने के लिए, उस केस के अंदर चाहे कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन ना हो, कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन ना हो, बताइए क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये क्योंकि हमने अपनी कंपनी की कार इस्तेमाल करने के लिए दे दी डायरेक्टर को, तो वी आर गिविंग अ सर्विस, दैट इज अ सर्विस, सिंपल सी बात। तो लिख लो कंपनीज कार, कंपनीज कार टू कंपनीज कार टू एम्प्लॉय ऑब्लिक डायरेक्टर फॉर यूज। अच्छा अगर बेच दी होती तो मेरे बच्चे आईटीसी लिया होता तो वो गुड बन जाती। नेक्स्ट, बट ये पढ़ना जरा, पॉइंट नंबर सी पढ़ो। नीचे वाली एक्सेप्शन है, ऊपर एसओजी है, ये एसओजी ऊपर आना चाहिए था, अनलेस से पहले, अनलेस से पहले बेटा ये एसओजी आना चाहिए था। दो एक्सेप्शन है, बताओ आप पढ़ो, खुद पढ़ो।
नहीं रहा। नहीं रहा। पहले बंदा रजिस्टर था जीएसटी में, अब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और उसने ना उसके बाद गुड्स बेच दिए। पप्पू बना रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड है जब भी जीएसटी लगता है, तो साले ना स्टॉक पड़ा है, अब जीएसटी ने डी रजिस्टर करवा लिया अपने आप को, अब गुड्स बेच रहा है क्या मैं आई एम नॉट लाइबल टू पे जीएसटी। गवर्नमेंट ने कहा भाई बिजनेस से पहले माल बेचो, बिजनेस के दौरान बेचो, बिजनेस के बाद बेचो। बिजनेस होता है, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ा था, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ा था, गुड्स बिजनेस। पढ़ो जरा बिजनेस की डेफिनेशन, 2:13 कहाँ थी, 2:13 2:17 देखना, बिजनेस की डेफिनेशन में जाओ। क्योंकि देखो एक बात और बता दूं, जीएसटी में डीम्ड बहुत चीजें हैं, जैसे इनकम टैक्स में थी, तो लॉजिक्स कम लगाना है, जो लिखा है मान लो, समझ आ गई तो बढ़िया, नहीं तो मानो। डीमिंग जब भी तो कर रहे हैं। आ गया, देखना कौन सा पॉइंट था, 4th या 5th पॉइंट होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स या एक्विजिशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई या बिफोर बिजनेस, पढ़ के सुनाओ। So any trade, commerce, manufacturing. नहीं नहीं ये नहीं बेटा, 4th पॉइंट। Supply of acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business. हाँ, क्लोजर ऑफ बिजनेस के बाद भी सप्लाई बिजनेस होती है, तो लोग क्या बड़े चालाकी से करते थे, बिजनेस कर दिया बंद, जी बच्चा हुआ स्टॉक क्या बेच रहे हैं, अब तो हम लाइबल नहीं है ना जीएसटी के लिए। गवर्नमेंट ने कहा प्रभु बिजनेस तुम्हारा डीम्ड है, कंसिडरेशन, अच्छा कंसिडरेशन लो ना लो, तुमने आईटीसी तो लिया ही होगा कभी ना कभी उस पर भी, तो उस केस में भी उसको सप्लाई मानेंगे। लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट क्या याद रखना है, गुड्स दे रहे हो ना, गुड्स दे रहे हो ना, तो एसओजी है, टेंशन क्या है। देखो गुड्स दे रहे हो, देखो क्या देख रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स देख रहे हैं, एसेट्स एसेट्स हैं, गुड्स तो गुड्स होंगे ही ना। इसका मतलब मात्र समझने की पॉइंट करो, बिजनेस चलने के दौरान गुड्स का टाइटल दो, बिजनेस चलने से पहले गुड्स दो, बिजनेस बंद करने के बाद दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सेप्शन देखो समझ आएंगी, बिजनेस ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, चलता हुआ बिजनेस अलॉन्ग विद द स्टॉक्स मैंने अमन को दे दी, मैंने कहा तू बेच लियो। अब इस केस में गवर्नमेंट कहती है जो मैंने गुड्स अमन को ट्रांसफर किया, अभी डीम सप्लाई नहीं है, क्यों, बिजनेस चलेगा ना, आगे बेच देगा ये, लेकिन मेरे बंद कर दिया और मैं आगे चलाऊंगा नहीं, तो मेरा बिजनेस रनिंग में रहता है। लेकिन इस केस में तो मैंने दे ही दिया दूसरे को बिजनेस, तो इस केस में मेरे और अमन के बीच में सप्लाई मानी नहीं जाएगी। अब अमन जब बेचेगा जब होगा, क्योंकि मैंने बिजनेस को अपने नाम की बजाय अब अमन चलाएगा, तो गोइंग कंसर्न चलता हुआ बिजनेस दूसरे के नाम कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, सचिन सर ने अपना बिजनेस अलोंग विद द स्टॉक्स अमन को दे दिया, अब अमन चलाएगा बिजनेस, इज इट अ सप्लाई, नो, एक्सेप्शन आ गया। अच्छा, या मैं कहा मैं जा रहा हूं अब हिमालयास पे, अब ऐसा कर क्या नाम है तेरा, कार्तिक, तो कार्तिक अब कार्तिक चलाएगा बिजनेस को, आज तो दिमाग बिल्कुल बंद हो गया तो कार्तिक चलाएगा बिजनेस को, तो इस केस में कार्तिक चला ही रहा है ना, अब गवर्नमेंट को डर नहीं है, ये बेच लेगा। गवर्नमेंट को डर क्या था, बिजनेस बंद कर दिया फिर बेचना स्टार्ट कर दिया माल, और बोलते हैं बिजनेस नहीं है, अब तो बिजनेस चल ही रहा है, इनसे ले लेंगे बाद में जब ये बेचेंगे। तो अगर चलता हुआ बिजनेस अमन को दे दिया या मेरा रिप्रेजेंटेटिव कार्तिक चलाएगा, उस केस में हम दोनों की बिजनेस सप्लाई मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आगे मिल जाएगा। जैसे टीचर लास्ट क्लास है, अब तो आप पढ़ लो खत्म करो, मैंने कहा आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, मैं नहीं आऊंगा, कोई दूसरा टीचर पढ़ा देगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ आज लास्ट क्लास है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अब तुम लोग सच बैठो सारा खत्म करवाओ, फिर तुम्हें टेंशन है। लेकिन मैं कहा मैं नहीं कराऊंगा, कोई और टीचर करवा देगा आपको, कोई टेंशन नहीं तुम्हें। यह पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही हमने किसी को दे देगा, वो चलाएगा, तुम्हें फिर टेंशन नहीं, टेंशन तो फिर भी होगी, लेकिन तुम्हें पता है कि कवर तो हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, एसओएस आ गई, ये 1 2 3 4 6 सर्विसेज एसओएस है, पढ़ लो खुद ही। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरे लैंड बिल्डिंग तो रेंट पे दी थी हमने, ये इमूवेबल लिखा है, तो ना लैंड हो ना बिल्डिंग कोई और हो, इमूवेबल पानी की टंकी, वैसे वो बिल्डिंग में आ सकती है, लेकिन कहने का मतलब मेरा बच्चे ये है, कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दो, एसओएस, तो इसको लिख सकते हैं पानी की टंकी, बिल्डिंग नहीं है ना वो एक तरीके से। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, अगर कोई बंदा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बनी बनाई बिल्डिंग नहीं दे रहा आपको, वो आपके लिए बिल्डिंग बनाकर दे रहा है, तो वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस। लेकिन बनी बनाई बिल्डिंग दे रहा है आपको, तो वो गुड दे रहा है, अभी तो गुड बना ही नहीं ना, वो सर्विस है।
तो ये बिल्डर्स है कार्तिक। कार्तिक बोल रहा है रेडीमेड फ्लैट मैं लेने आया हूँ। मैंने कहा ये फ्लैट बना बनाया क्या जी? कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है एमसीडी से 1 करोड़ का। तो व्हाट इज ही डूइंग? सेल ऑफ फ्लैट, और दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। मैंने कहा कार्तिक ये 50,000 रुपये पकड़, मैं तुझे हर महीने दूंगा और टोटल पेमेंट मैं 2 साल तक कर दूंगा, कि 2.5 साल के बाद मैं आपको फ्लैट की पोजेशन दे दूंगा। तो व्हाट इज ही सेलिंग मी नाउ? सर्विस दे रहा है ये मुझे कंस्ट्रक्शन की। फर्क यही है बस, कि अगर चीज बनवा रहे हो तो वो सर्विस दे रहा है, बनाकर वो दे रहा है बनी बनाई, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल ऑफ फ्लैट। और सेल ऑफ फ्लैट तो वैसे भी चार्जेबल नहीं है। अब देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है, पढ़ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, नीचे के एक्सेप्शन मत पढ़ना, दैट इज डीम्ड एज एसओएस। क्लियर बात? अब एक्सेप्शन पढ़ लो। 100% कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। आइए जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। आप बुक में ही बना लीजिएगा, एक बार लिख लीजिए, मैं लिख दूंगा। हाँ जी चलो बुक में ही लिख लेते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा, बी पॉइंट का, पॉइंट नंबर 5 का सब पॉइंट बी का एग्जाम्पल। हाँ जी अब लिखिए जरा, इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिखो बेटा, इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिखो बेटा 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022। दूसरा लिखो फर्स्ट ऑक्यूपेशन, उसको पहली बार ऑक्यूपाई कब किया गया? फर्स्ट ऑक्यूपेशन लिखो 31 जनवरी 2023। फर्स्ट ऑक्यूपेशन लिखो 31 जनवरी 2023। फर्स्ट ऑक्यूपेशन का मतलब जब हमने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसको यूज किया। दोनों का अर्लियर डेट निकालना जरा। अर्लियर डेट कौन सी आई बच्चे? 31 दिसंबर 2022। अब सुनो गवर्नमेंट की कहने की मर्जी, 2 डेट्स लो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेशन, विच एवर इज अर्लियर निकाल लो। डेट कौन सी आ गई मेरे बच्चे? 31 दिसंबर 2022। गवर्नमेंट कहती है अगर 100% कंसिडरेशन 31 दिसंबर 22 के बाद आया है तो सेल ऑफ फ्लैट माना जाएगा। 100% कंसिडरेशन बिल्डर को, ये बिल्डर है ऊपर, एबीसी बिल्डर्स, एबीसी बिल्डर्स। अब ऐसा करना 31/12/22 के बाद एक एरो लगा के लिखना 100% कंसिडरेशन, तो इसको सेल ऑफ फ्लैट माना जाएगा, क्योंकि बना बनाया फ्लैट कंप्लीशन के बाद बेच रहे हो और सारा पैसा बाद में आया है। तो ये प्योर सेल ऑफ फ्लैट है, प्योर सेल ऑफ फ्लैट। यानी कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले पैसा आ जाता कुछ भी 10,000 20,000 एडवांस बियाना, तो फिर उसमें बिल्डर ने फ्लैट नहीं बेचा, बिल्डर ने आपको सर्विसेज दी हैं। तो अब आप 31/12 से पहले एक एरो लगाकर एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, एनी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, एनी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, तो अब इसको क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। और यहां पर सेल ऑफ फ्लैट वो तो वैसे ही जीएसटी के अंदर नहीं आता। तो आप पहले क्या करना, सरल शब्दों में कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट ले लेना, फर्स्ट ऑक्यूपेशन की डेट लेना, विच एवर इज अर्लियर कर लेना, विच एवर इज अर्लियर। वो डेट आ गई कि आपकी कट ऑफ डेट, उस कट ऑफ डेट के बाद ही सारा पैसा मिला बिल्डर को, क्लाइंट से, कस्टमर से। तो उसने फ्लैट बेचा, बना बनाया फ्लैट। बुकिंग वर्ड कहां से आ गया? बुकिंग किस चीज की होती है? जो अभी बनी नहीं है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। अब क्लासेस स्टार्ट हो गई, बुकिंग अमाउंट ले लो। बुकिंग अमाउंट क्या मतलब? तो स्टार्ट हो गई ऐसे ही। लेकिन अगर ऐसे जनरली हम फ्लैट बनवाते हैं तो हम बुकिंग अमाउंट देते हैं ना, अभी बन के मिलेंगे, तो उस केस में वो सर्विस मानी जाती है, सेल ऑफ फ्लैट माना नहीं जाता। फर्क ये बना बनाया बिका, कंप्लीशन के बाद पैसा सारा दिया। अगर आपने कंप्लीशन से पहले 1% भी कंसिडरेशन दे दिया था बिल्डर को, तो वो बुकिंग ऑफ द फ्लैट माना जाएगा, नॉट सेल ऑफ फ्लैट। उसमें वो सर्विस मानी जाएगी बिल्डर की तरफ से। बस गवर्नमेंट की बात ये है, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ आईपीआर। आईपीआर का मतलब लिखो बेटा
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाइक नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, एक्सेट्रा. इसमें क्या टेम्परेरी ट्रांसफर, नॉट सेल. अच्छा, तो मैंने कहा मेरी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट 6 महीने के लिए तेरी, तो मैंने आपको किराए पे दिया है ना एसेट. इंटेंजिबल एसेट है तो किराए पे ही ना, तो मैंने सर्विस दी है. अच्छा, मैंने सेल कर दी तो फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, वो तो जी हो जाता है, SOG. क्लियर. नेक्स्ट, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, IT सॉफ्टवेयर. अरे यार, इसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है, सीधी सी बात है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. हम गए JTC क्लासेस गए, सत्यम के बाद विप्रो के बाद, हमें एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, टैक्स के बच्चों के इतना बच्चे हैं, लॉ में इतने हैं, इनकी कितनी की फीस आई, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर. ये रेडीमेड तो नहीं है ना सॉफ्टवेयर, ऐसा मिल जाएगा मार्केट में भाई. मैकेफी एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, टैली, BGB सॉफ्टवेयर, इस टाइप के सॉफ्टवेयर बने बनाए मिलते हैं. तो यानी गवर्नमेंट कह रही है अगर सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो तो वो सर्विस है, बना बनाया सॉफ्टवेयर बिक रहा है तो गुड है. सिंपल सी बात. तो वही वाली बात है ना, रेडीमेड पेंटलून, रेडीमेड कपड़े बेच रहा है तो गुड है. टेलर क्या है, सर्विस. समझो, जो बना रहा है वो सर्विस दे रहा है, और बनी बनाई चीज बेच रहा है तो मोटा मोटा इसमें याद करने वाली चीजें नहीं है, मोर अबाउट कॉमन सेंस. बट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू एवरीवन, दैट इज द वर्स्ट पार्ट. Agreeing to obligation to refrain from the act. Agreeing to obligation to refrain from the act. मैं कह रहा हूं तुमने एग्री कर लिया है कि हम ये नहीं करेंगे. तुमने कहा सचिन सर, या तुम्हारा कोई क्लाइंट है, तुम उसके अगेंस्ट केस फाइल करने वाले थे, उसने कहा मत करो यार. तुमने एग्री कर लिया, ठीक है मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा, बदले में तू मुझे 15 लाख ये गुड्स ये सर्विस दे दे. किसी की सीक्रेट है, तो वो कह रहे मैं केस फाइल नहीं करूंगा. तुम्हारा फ्रेंड है, ये अमन की गर्लफ्रेंड के बारे में कार्तिक को पता चल गया, मैं तो बताऊंगा. बोले मत बता यार. बोला ठीक है. तो ही एग्रीज नॉट टू डू समथिंग, बदले में इसने 1000 रुपए लिए, से ट्रीट लिया, जो भी लिया. तो व्हाट हैज कार्तिक प्रोवाइडेड टू अमन, गुड्स और सर्विस? सर्विस दी है. नॉट डूइंग समथिंग इज ऑल्सो सर्विस, डूइंग समथिंग इज अ सर्विस. अच्छा, ये बोल रहे अमन कार्तिक को, नाच के दिखा मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, तो ही इज डूइंग समथिंग, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस. तो व्हेन यू डू समथिंग एंड नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑब्वियसली, तो व्हेन यू एग्री, जैसे वी आर डूइंग समथिंग, वी आर टीचिंग, वी आर नॉट सेलिंग यू गुड्स, इट इज सर्विस. मत पढ़ाओ सर, पका देते हो, बिल्कुल पका देते हो, हम फीस देंगे फिर भी मत पढ़ाने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस. सो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट. मैंने कहा अमन प्रताप, मैं तेरे तमाचे जड़ूंगा तेरे मुंह पे और तेरे ना फेस लाल कर दूंगा टमाटर की तरह, तो मैं टॉलरेट करूंगा आपकी एक्ट, मुझे हर थप्पड़ 10,000 चाहिए. तो आई पेड हिम 1 लाख रुपीज. व्हाट डिड ही डू? Did he agree not to do? No. Did he do something? No. He tolerated it. इसका एक और अच्छा एग्जांपल ये है, मैंने कहा मैं सप्लाई प्रोवाइड करूंगा आपको 15 तारीख तक, 15 तारीख तक मैं सप्लाई नहीं कर पाया, उसने मुझ पर पेनल्टी लगा दी कि आपने मुझे 15 तारीख तक सप्लाई नहीं किया तो मैं 10,000 रुपये आपसे लूंगा. तो व्हाट हैज ही डन? ही हैज टॉलरेटेड माय नॉन परफॉर्मेंस, ही हैज टॉलरेटेड माय नॉन परफॉर्मेंस. उसके लिए इसने 10,000 रुपये मुझसे लिए हैं. तो किसी की आप पेमेंट लेट कर दो, किसी की गुड्स की डिलीवरी लेट कर दो, ही टॉलरेट्स इट, सहता है वो. ठीक है ना, जैसे तुम्हारी सहता हूं मैं या तुम मेरी सहते हो, दैट इज नॉट चार्जेबल. ठीक है, तो कुछ करना कुछ नहीं करना, टॉलरेट, और टू डू एन एक्ट. तो ये एक्टिविटीज, कुछ करना कुछ नहीं करना, कुछ सहना, दीज आर ऑल सर्विसेज. बोलो, नहीं समझ आ रही बात? एंड लास्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स. ये तो राइट टू यूज एनी गुड्स है, वो तो यूज ऑफ गुड्स है, तो ये सर्विस है. तो इसमें क्लैरिटी आई थिंक जहां मेजरली चीजें क्लियर है. एक आधी चीज रटनी पड़ रही है, अनडिवाइडेड शेयर इन दी गुड्स को सर्विस माना गया है, और हमने एक कंस्ट्रक्शन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स का ये याद रखना है. बाकी तो मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई मुश्किल. आओ नेक्स्ट है
कंपोजिट सप्लाई में वर्क कॉन्ट्रैक्ट को SOS माना गया है। देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2119 में है, पढ़ो जरा। 2119 में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया मन, क्या हुआ? नींद आ रही है? मैं तो 4 बजे सोया हूँ या 3 बजे। अच्छा, क्या कर रहे थे? अच्छा, क्या बात। वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2119। अरे भाई ठेकेदार, ठेकेदार लोग हैं जो मटेरियल भी लगाते हैं, लेबर भी लगाते हैं। अब मुद्दा ये आ रहा है, उसको गवर्नमेंट ने डीम्ड एज सर्विस मान लिया। ठेकेदार की सर्विस को, जैसे आप कुछ बनवाओ, ईंटें भी लाएगा, रोड़ी भी लाएगा, सीमेंट भी लाएगा, सरिया भी लाएगा, लेबर भी लाएगा, बदले में 1 लाख रुपए लेगा। तो ठेकेदार की एक्टिविटी को डीम्ड एज सर्विस। देखो कई जगह गवर्नमेंट ने बता दिया ये गुड है, कई जगह गवर्नमेंट ने एज्यूम कर लिया, तो लिख लो ठेकेदार की एक्टिविटी, नहीं गुड्स भी तो होते हैं ना, तो उसको सर्विस मान लिया ना। हाँ, ठेकेदार की एक्टिविटी SOS, ठेकेदार की एक्टिविटी SOS। और नीचे ये है फूड इन द रेस्टोरेंट्स। अच्छा, फूड इन रेस्टोरेंट्स डीम्ड एज SOS। खाना होता है उसमें। प्रॉब्लम ये थी, आज से 5 साल पहले अगर आपको याद हो तो पैदा हो गए थे हैं? यू वर बॉर्न 5 years अगो। ठीक है, अच्छा, नहीं बड़े लगते नहीं, मुझे तो अभी छोटे छोटे बच्चे ही लग रहे हो। अच्छा, तो 5 साल पहले कहीं मैकडोनल्ड्स में गए हो, डोमिनोज में गए हो, गए थे? तू रहने दे। इशिता 5 साल पहले कभी गए, रेस्टोरेंट में गए होंगे। बिल याद है? उस बिल पे क्या लिखा होता? टैक्सेस कौन से लगते थे GST से पहले खाने पर? सर उस टाइम का अमाउंट ही दिखता था। अमाउंट ही अभी भी अमाउंट ही दिखता है? नहीं, अब टैक्सेस। अब वो नजर आ गई है। अच्छा, पहले लगता था वैट और सर्विस टैक्स। खाने को स्टेट गवर्नमेंट वैट मानती थी, क्या गुड्स हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस मान, दोनों लगाते थे। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो मिल रहा है आपको, सर्विस मिल रही, गुड्स मिल रही, मुझे लग रहा है दोनों मिल रहे हैं। गुड्स होता बर्गर, और खाली बर्गर के लिए नहीं जाते, फील के लिए भी जाते हैं रेस्टोरेंट। फील है ना कि कोई अच्छा सा अपना हो, क्लोज हो थोड़ा, आपके कैंडल जल रही हो, और हल्की हल्की सुनो तो सही, मॉल बनाने दो, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही हो, और हल्का हल्का म्यूजिक समा बन रहा हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो कहने का मतलब वहां पर हम फील के लिए भी जा रहे हैं। ऐसे तो फिर खाट पे बैठ के खा लो, लेकिन हम जाते क्यों? खाना अच्छा नहीं होता 5 स्टार में, 80% का, मतलब ब्लैंड हो, लाइट हो, लेकिन फिर हम जाते क्यों? एक फील, एक प्राउड फीलिंग आता है, 5 स्टार है ना। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि वहाँ खाना है और सर्विस भी है, इसलिए लेकिन GST वालों ने सर्विस मान लिया। बात ही खत्म। गुप्ता बर्गर ही अच्छा लगता है। क्या बन के? गुप्ता बर्गर। गुप्ता? सर हमारे वहाँ पे गुप्ता ये बर्गर AID वाले की बात करते हैं। सर उसी का अच्छा लगता है बर्गर। चलो ठीक है, मैं फ्राई करके। अच्छी चप। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज SOS, खाना इन द रेस्टोरेंट इज SOS। हो गई क्लियर बात? चलो जी, आ जाओ। नेक्स्ट है 7.2 बेटा सेक्शन, ऊपर शेड्यूल 3 है, ये 7.2 है। 7.2 क्या है? देखो जी, व्हाट इज नॉट सप्लाई, कितनी एक्टिविटीज मेरे बच्चे हमें करनी? खाली 6, 7, 8, 9 सिलेबस में नहीं है, काट दो। तो 6 एक्टिविटीज, नो सप्लाई, नो सप्लाई, इनको सप्लाई नहीं माना। सप्लाई होने के बाद भी सप्लाई नहीं, यानी कि सप्लाई नहीं है तो फिर बात ही का, ह्यूमन ही नहीं है, तो मेल फीमेल क्या करना? पहली है सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप जॉब करोगे, पैकेज मिलेगा, एम्प्लॉयर से GST मत मांगना, मैं GST लगाऊंगा 50 लाख पे, मुझे GST भी दो। गवर्नमेंट कह रहे तुम नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर लो ढंग से, तुम्हारा बॉस लगाएगा GST जो कस्टमर्स को देगा। तो यहाँ पर हमारे भैया हैं, सोनू भैया, हमारे हेल्पर भैया, ऑल दीज आर एम्प्लॉयज। मैम जो रिसेप्शन पे, ऑल दीज आर एम्प्लॉयज, दे विल गेट मनी, दे आर ऑल्सो गिविंग सर्विसेज टू अस, but that services is not treated as a supply. Not ऐसे मतलब मैम your service is not a service, Sachin sir told me today। मैं बोली थप्पड़ मारूंगी एक बार कैसे।
So point is, ma'am is providing services, but that service is not treated as a supply. The employee's services to the employer is not treated as a supply. But Jatin sir is providing services to the employees. They are taking the employees on an out-session trip and charging 10,000 rupees. Will he charge GST? Yes. Services by employee to employer, but not by employer to employee. तो अगर employer employee को दे रहा है services या activities, उसको हम activity मानेंगे, उसको service मानेंगे? वो exception है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है employee to employer. तो लिख लो स्टार लगा के, services by employer to employee. Yes, supply है. हाँ, obviously subject to section 7(1). सब वो कंसिडरेशन, वो सारी बातें होनी चाहिए ना. सब मतलब शेड्यूल 3 में तो नहीं आएगा ना. तो लेकिन अगर जो 7(2) में नहीं आया तो 7(1) में टिक भी तो होना चाहिए, जब भी तो सप्लाई बनती है. अच्छा, मैं एम्प्लॉई हूँ, एम्प्लॉयर का नौकरी करता हूँ, मेरी ना भी दुकान भी है, मेरे कुछ, मैं ना आर्किटेक्ट, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं सीए हूँ, सीए का काम करता हूँ अपने एम्प्लॉयर के लिए, लेकिन साथ में ना मैं सिंगर भी हूँ. तो उसने कहा सचिन सर एक, मैंने कहा मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ. क्या नहीं, एक ऐसी बाथरूम सिंगिंग का कंपटीशन है, तो मैं एम्प्लॉयर को कुछ हेल्प कर रहा हूँ, उस बाथरूम सिंगिंग के लिए कुछ दे रहा हूँ, कुछ पैसा मांग रहा हूँ. मैंने कहा मैं आपके लिए हेल्प किया, उस पर जीएसटी लग जाएगा. क्यों? क्योंकि लिखा है इन रिलेशन टू और कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो नौकरी के सिलसिले में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे, उसको सप्लाई नहीं माना. लेकिन नौकरी के अलावा कोई आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे एम्प्लॉय, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, तो मैं आर्किटेक्ट भी हो सकता है कि मैं नौकरी तो एज अ सीए कर रहा हूं, तो उसने मुझे हायर किया एज आर्किटेक्ट फॉर डिजाइनिंग द ऑफिस बिल्डिंग. आई विल चार्ज जीएसटी ऑन दैट, बिकॉज वो आर्किटेक्ट में मैं एम्प्लॉय की हैसियत से काम नहीं कर रहा, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है. तो दोनों बातें याद रखना, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ट्रीटेड एज अ सर्विस या ट्रीटेड एज अ सप्लाई. क्लियर बात? नेक्स्ट. तो क्यों लगेगा? मैं तो एम्प्लॉय हूं, आप मुझे, मैं जो आपको सर्विसेज दे रहा हूं वो सप्लाई नहीं है, तो आप मुझे बदले में जो पैसा दे रहे हो, चाहे आरएफए दे रहे हो, वो चार्जेबल टू जीएसटी कैसे हो जाएगा? आप तो मेरी नौकरी के बदले में मुझे चीजें दे रहे हो, तो कंसिडरेशन है ना मेरा. सर्विस तो मैं आपको दे रहा हूं ना, जैसे आप मेरी एम्प्लॉयर हो. मैंने कहा मैं 10 लाख के बिना नहीं आऊंगा, तो 10 लाख में आप मुझे बेसिक दे रही हो, आप मुझे मकान दे रही हो, मुझे आप गाड़ी दे रही हो, मुझे कपड़े दे रही हो, खाना दे रही हो, वो तो तुम मुझे कंसिडरेशन दे रही हो, मेरी सर्विसेज के बदले में कंसिडरेशन दे रही हो. हाँ, अगर तुमने कुछ आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज किया तुमने, जो एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, और उसके लिए तुमने 5,000 रुपए चार्ज किए, उस पर जीएसटी लगेगा. लेकिन अगर नौकरी के कारण ही आप मुझे कोई फैसिलिटी दे रही हो, वो भी कवर नहीं होगी तुम्हारी और मेरे बीच में. दोबारा रिपीट करता हूं, अच्छी बात बोली है, अच्छा बात छेड़ी है. मैं एम्प्लॉय हूं, 10 लाख का पैकेज है, 10 लाख में ये मुझे गुड्स दे, ये मुझे सर्विसेज दे, या पैसा दे 10 लाख का, कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो मेरी सर्विसेज के बदले है. लेकिन अगर मैं कोई काम करूं आउटसाइड 10 लाख, या ये कोई काम करे आउटसाइड 10 लाख, वो चार्जेबल टू जीएसटी है. सीधी सी बात. तो नौकरी के एवज में, नौकरी के बदले जो भी मुझे मिलेगा या जो भी मुझे इशिता देगी, दैट इज नॉट चार्जेबल, नाइदर बाय हर एंड नाइदर बाय मी. आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट मैं काम करूं, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट इशिता मेरे लिए कुछ काम करे, अरे बेटा नहीं, पॉइंट क्वेश्चन बनाओ फिर पूरा. अगर मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप एम्प्लॉयर हो, मान लिया मैडम. तो फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिप पे ले जा रही हूँ ऐसे, हाँ, ये तो आपका कंसिडरेशन नहीं है. तो फिर वो 7(1) में जाऊँ ना, 7(1)(a) डब. और एक और बात बता दूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्संस नहीं. हाँ नहीं बताएगा, हाँ कैसे थप्पड़ मारूं, हाँ ही समझ नहीं आया. 7(1)(c) में रिलेटेड पर्संस की डेफिनेशन जब डिटेल में जाऊंगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर डीम्ड एज रिलेटेड, तो उस केस में तो बिना कंसिडरेशन के भी अगर मुझे कुछ सर्विस देगी आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट, दैट कैन बी चार्जेबल टू जीएसटी. तो दोबारा रिपीट कर दो लास्ट टाइम, एम्प्लॉई
एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, बदले में कैश, गुड्स, सर्विसेज जो मिले, ना मुझे जीएसटी लगेगा उस 10 लाख तक, ना इसको लगेगा। आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं तो 7(3) में तो कवर्ड नहीं है, फिर वो 7(1)(a) में आए, AA में आए, B में आए या C में आए, ऐसे याद रखो। चलो 10 लाख के बदले में मुझे कुछ भी दे, रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खाना दे, घूमना दे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसमें जो टिकटें देती है 1-1 लाख रुपए की 10 लाख में पैकेज में मेरे, तो ये टिकटें दे रही है तो वो तो मेरी नौकरी के कारण मिल रहा है ना मुझे। तो जो भी मुझे नौकरी के कारण मिलेगा फ्रॉम द, आराम से मैं कहीं भाग नहीं रहा, तो जब मैं नौकरी के कारण जो भी मुझे मिलेगा या मैं चार्ज करूंगा, कोई जीएसटी नहीं है। नौकरी के सर्विसेज पर जीएसटी नहीं है, बदले में मुझे कुछ भी मिले। जैसे मैं आपसे 10 लाख की फीस ले रहा हूँ, अब 10 लाख में आप मुझे कैश दो, जीएसटी है। 10 लाख के आप मुझे मोबाइल दो, जीएसटी है। आप 10 लाख में 5 लाख कैश दो, 5 लाख का मोबाइल दो, जीएसटी है। क्योंकि कोचिंग पे तो जीएसटी है, तो बदले में आप जो भी दोगे मैं तो जीएसटी लगाऊंगा ही। लेकिन नौकरी की जब सर्विस पे जीएसटी नहीं है, तो 10 लाख के बदले आप मुझे ABCDEFGHIJKLMNOP PQRSTUVWXYZ कुछ भी दे दो, जीएसटी नहीं है। इसमें जैसे हमारा इनकम टैक्स में था कि 5,000 का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, तो उसमें फिर जीएसटी लगेगा या नहीं? दोबारा बोलो। इनकम टैक्स में हमारा था ना 5,000 तक इनकम टैक्स छोड़ दो, मुझे नहीं पता इनकम टैक्स किस चिड़िया का नाम, इनकम टैक्स की बात ही नहीं। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, जीएसटी पे आ जाओ। जीएसटी में मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, एम्प्लॉयमेंट के अलावा 10,000, लेमन के अलावा दिया, हाँ, 4,000 तो का मतलब चार्जेबल टू जीएसटी। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के कारण कोई रिलेशन नहीं है, मेरे बर्थडे पे आई, चचिन चा मैं आपकी बॉस हूँ और मैं आपको 10 चा की गिफ्ट दे ली हूँ, तो उस पर जीएसटी लग सकता है। एक इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा। तो जीएसटी में क्या लिखा होगा? सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, और वो कोई नौकरी के कारण है नहीं, तो दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपका क्या बिजनेस है उस गुड्स का, क्योंकि वहां पर लिखा है 7(1)(c) में बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, और वहां पर बिजनेस वर्ड भी है। 7(1)(c) में बिजनेस वर्ड लिखा है, एक सेकेंड कहाँ मर गया, 7(1)(c) शेड्यूल 1 में लिखा है रिलेटेड पर्सन फॉर बिजनेस। तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है? जो आपने मुझे गिफ्ट दिए मेरे बर्थडे पे एज एम्प्लॉयर, वो बिजनेस का पार्ट कोई है? हाँ, अगर तेरी दुकान होती कोई एज ए एम्प्लॉयर और वो मुझे उस दुकान से गुड्स निकाल के 6,000 की फ्री में दे देती, फिर वो बिजनेस एक्टिविटी बन जाता, तो वो पर्सनल है वो तो उस पर कैसे लगाओगी जीएसटी? तो आप क्लियरली मान लो, अगर 7(3) में नहीं आए तो 1 AA 7(1)(a) AA B या C, एक एक शब्द शीशे की तरह साफ होना चाहिए जी। जैसे शेड्यूल 1 में हमारा पहला पॉइंट था कि डायरेक्टर को हम वाटर प्योरीफायर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस पे आईटीसी लिया था, हाँ, जिस पे आईटीसी लिया था वो डीम सप्लायर थी, बिल्कुल सही। तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा। उसके ऊपर उस हाँ, उस गुड्स की वैल्यूएशन करके जीएसटी लगेगा। लेकिन इसमें आप कह रहे हो कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ दिया तो उसको वो एग्जेम्प्ट है, मतलब उसके ऊपर नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ, मतलब अगर नहीं, वाटर प्यूरिफायर दिया, उसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है? इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है ना उसकी। मैंने कहा 10 लाख की नौकरी कर रहा हूं, उसके बदले में जो आप दोगी उस पर जीएसटी ना तेरे हाथ में ना मेरे। वाटर प्यूरिफायर तो अलग ही बात हो गई ना, वो एम्प्लॉयमेंट से क्या रिलेशन उसका? जब तो नौकरी में लिखा होता कि मैं वाटर प्यूरिफायर लूंगा, मुझे देगा वो, उसका पार्ट है मेरे सैलरी पैकेज का। ऐसे तो एचआरए भी नहीं लिखा, एचआरए लिखा होता। सब लिखा होता है मैडम, सब लिखा, बोनस सब लिखा होता है, ये सारा सैलरी पैकेज में सब लिखा होता है जो हमने चीजें पढ़ी हैं। ठीक है बेटा, तो वो लिखा होगा कि एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन पे करेगा, वो करेगा, उस पार्ट है, वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है सारा। ठीक है, क्लियर? और पूछो सर, मतलब एम्प्लॉय अब जाके नींद खुली है मेरी 1 घंटा सर, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है, ठीक है, तो पढ़ाना है ना, पढ़ाना, एक सेकंड सॉरी, ये पढ़ाना ना मेरे लिए बड़ा बूस्टर है, सच में कह रहा हूँ, मतलब सब कुछ भूल सकता हूँ मैं पढ़ाने के लिए। तो इसलिए एक चीज़ ढूंढना अपनी लाइफ में ऐसी जिसको आप करते रहो और थकानी ना हो।
बायोलॉजिकली थकता हूँ मैं, लेकिन पढ़ाने से नहीं थकता। वो तो आपको ही महसूस होता ही होगा, आप कुछ भी कह लो। जी सर एम्प्लॉयर को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक और बात यार, मेरे ना एक जगह पे अगर 200 बच्चे हो जाए ना, मैं एक ही जगह रहूँ, आई हैव टू हॉप हेयर एंड देयर, दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम टू मी। जितने भी XYZ दूसरे टीचर्स हैं वो एक इंस्टीट्यूट में ही हैं, वहाँ पर 100 150 बच्चे हैं, मुझे हॉप करना पड़ता है 3-4 जगह, वो टाइम मेरा ट्रैवलिंग टाइम और उसमें बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर X स्टूडेंट्स थे, इसमें यार आप यू डोंट नो, मतलब इतना तो मेरा एक्सपेंसेस ही हो गए होंगे आने जाने के, तो दैट इज़ द मेजर लिमिटेशन विद मी, टाइम लिमिटेशन। अदरवाइज एक जगह मान लीजिए सुबह आ गया मैं 8 o'clock, रात के 8 o'clock तक यहाँ पर ही हूँ, एंड आई गॉट 100-200 स्टूडेंट्स, आई एम गेटिंग अप 20-30 लाख रुपीज़, आई डोंट माइंड। मेरे साथ ये लिमिटेशन है, सो माई डेडिकेशन इज अनचैलेंजेबल। पॉइंट जो आता है सारा वो ये है। अब 3 बजे भी काम कर रहा था, आई हैड टू गिव वीडियोस टू अनदर इंस्टीट्यूट, उसका शूट करना पड़ा, तो प्रॉब्लम ये आती है, इट्स लाइक अ चिकन एंड दी एग, एक जगह होंगे नहीं 4 जगह होंगे, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है टाइमिंग की सारी। रात को कल मैं 10:30-11 तक मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी किसी इंस्टीट्यूट के साथ, उसमें भी टाइम निकल गया, समझ रहे हो? तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर टाइम ख़त्म हो जाता है मेरे पास। जी सर एम्प्लॉयर को कोई चीज़ दे रहा है, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो जीएसटी नहीं है, बट मान लो कि संजय भैया हैं, ठीक है, और वो जितिन सर को क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं, हाँ, तो चार्ज करेंगे, वो चार्ज 71A 71AA 71B 71C में आएंगे। आएंगे। हाँ बिल्कुल। और अगर वो एम्प्लॉयर की हैसियत से भी नहीं हो रहा, फिर तो 71A में ही आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी लिखा था ना एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन, लेकिन वो एम्प्लॉय कहाँ है उसके अंदर, जब वो तो कल क्रिकेट सिखा रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन कहाँ है? इतनी तुमने टाइम लगा दिया। मैं एम्प्लॉय हूँ, इशिता एम्प्लॉयर है, 10 लाख के बदले में चाहे ये कुछ करे या मैं कुछ करूँ, जीएसटी नहीं है। आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट ये कुछ करेगी, मैं कुछ करूँगा, 71A AA B C में डाल देना, बढ़ूँ आगे। है मेरी तो पढ़ाने का निकल, मैं कभी कभार जब डाउन होता हूँ ना, डाउन इन द सेंस कि मेंटली आई एम डाउन, तो भाई वाइफ से तुम पढ़ा लो 2 घंटे, और एक्चुअली में ऐसा ही होता है, आई फील सो एनर्जेटिक, तो लिख लो नौकरी। क्या कह रहा है? बोल नौकरी, पॉइंट नंबर 1 नौकरी। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, इसको लिख लो न्याय, न्यायालय, हाँ, मुझे लिखना नहीं आता, तो न्याय लिख देता हूँ। तो न्यायालय जो सर्विसेज देता है वो उस पर जीएसटी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल का एग्जांपल लिख लो, ITAT इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। और कोर्ट्स में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है? नहीं, दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं? जितने डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या बात है लड़के, पहली बार जिंदगी में सही बोला। 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 हैं, 30 हज़ारी, रोहिणी, द्वारका, साकेत, पटियाला पैग है। तो ये ऐसे ही हाई कोर्ट एक स्टेट में होता है, हर स्टेट का। सुप्रीम कोर्ट एक कंट्री का, तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट, हर कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक लोकल कोर्ट। तो कोर्ट्स वाले सर्विसेज कौन सी देते हैं? अरे यार, जब केस फाइल करते हैं ना तो फीस लेते हैं हमसे थोड़ी सी, कोर्ट फीस, उस पर जीएसटी नहीं। एडवोकेट की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्ट की सर्विसेज। एडवोकेट की सर्विसेज तो सर्विसेज होती हैं, वो शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट है नायक, इनको लिख दो नायक। कौन है ये नायक? फंक्शंस परफॉर्म बाय MPs, MLAs, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी। ये हमारे मोदी जी, हमारे केजरीवाल साहब, हमारे LA लोकल अथॉरिटी के कॉरपोरेटर्स, जिसको बोलते हैं निगम पार्षद, सांसद, विधायक, निगम पार्षद, ये बदले में पैसा लेते हैं सरकार से हर महीने सैलरीज। तो ये सर तो एम्प्लॉय हो गए ना? नहीं, एम्प्लॉय नहीं है ये। एम्प्लॉय होते तो फिर ये अलग से, ये नॉन एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते। हमने सैलरी चैप्टर में पढ़ा है। तो बदले में जो ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए ले रहे हैं, इस पे जीएसटी नहीं है, ये चार्ज नहीं करते।
अच्छा, ड्यूटीज परफॉर्म बाय होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, सेबी का चेयरमैन, गवर्नर, है ना, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का हेड। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। नेक्स्ट है ड्यूटीज बाय चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। अरे यार, यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यही है ना यूपीएससी, या हमारे सेबी का चेयरपर्सन, सेबी का। तो ये जितनी भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनके अध्यक्ष, इनके मेंबर्स, इनके डायरेक्टर्स, ये वट एवर दे गेट मनी, दे विल नॉट चार्ज सर्विसेज, दे विल नॉट चार्ज जीएसटी ऑन दैट अमाउंट। तो उनकी जो सर्विस है वो सप्लाई मानी, एम्प्लॉय नहीं होते ना ये। अगर एम्प्लॉय होते तो पॉइंट नंबर 1 में ही आ जाते। तो दे आर नॉट एम्प्लॉयज, वट एवर सर्विसेज दे रेंडर इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। आईसीएसआई भी डाल दो, हाँ, लेकिन और बॉडी स्टैब्लिश, हाँ आईसीएसआई, आईसीएआई कुछ डाल दो। नेक्स्ट इज नो मोर, नो मोर, नो मोर। बंदा अब उसको उठा के लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में, मुर्दा घर पे, वहाँ पर रख रहे हैं 2 दिन मॉर्चुरी में, फिर उसको जला रहे हैं। सब जगह पैसा लगता है, उस पैसे पे जीएसटी नहीं लगे, लगता तो मुर्दा जाग जाता, क्या जीएसटी नहीं लगाओ यार। तो इसलिए सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बैंड बाजा बारात वाले भी आते हैं, वो फ्यूनरल सर्विसेज होती हैं। कई बार ऐसा था, है ना, साथ में, हाँ, टें 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 या क्या, हाँ, या वो राम नाम सत्य है, उसके लिए कुछ स्पीकर डीजे वाले, बाबू मेरा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो फ्यूनरल, बरियल, अच्छा, दफनाने वाली सर्विसेज, क्रिमेटोरियल, जलाने वाली, इलेक्ट्रिक हो, मैनुअल हो, मैनुअल मींस लकड़ी वाले पे, मॉर्चरी यहाँ पर रखा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की एम्बुलेंस सर्विसेज, मुर्दे की, अच्छा जवा कॉमा में बंदा है और ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसकी, कॉमा में है बंदा, फुल स्टॉप नहीं हुआ तो मरा नहीं है ना, वो कॉमा में है, फिर वो एग्जाम सर्विस में चला जाएगा, लेकिन शेड्यूल 3 में नहीं है। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे एग्जाम सर्विस की लिस्ट में लिखा है एम्बुलेंस सर्विसेज एग्जाम है, आगे जाके पढ़ेंगे। गवर्नमेंट को पता, जो नेसेसिटीज़ हैं उनको तो मुर्दा जल नहीं पाएगा ना बेचारा, अकड़ जाएगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी सर्विस नहीं है, ये भी सप्लाई नहीं है, एक्सेप्ट पैराग्राफ 5 या शेड्यूल 2, वो मैंने बता दिया कि पार्ट कंसिडरेशन पहले आ जाए कंप्लीशन सर्टिफिकेट से, तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस बन जाएगी। अगर वो एक्सेप्शन में नहीं है तो लैंड बिल्डिंग की सेल पर जीएसटी नहीं है, वो पता ही था। एक्शनेबल क्लेम्स, क्या 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 बताया था मैंने, हाँ क्या बताया था एक्शनेबल क्लेम, गुड्स बताए थे मैंने। एक्शनेबल क्लेम आर गुड्स, जाओ चेक करो डेफिनेशन में, एक्शनेबल क्लेम आर गुड्स। कार्तिक, ओ कार्तिक बेटा थोड़ा हंस ले, थोड़ा सा तो एंजॉय कर ले, है बेटा। गुड्स की डेफिनेशन देखो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन्स, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूजन्स में लिखवाया था एक्शनेबल क्लेम आते हैं, और उसके अंदर अनसिक्योर्ड डेट्स या कोई आपका लॉटरी गैम्बलिंग, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, सारे एक्शनेबल क्लेम हटा दिए सप्लाई से, खाली 3 एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई माना गया है, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। 3, तो ओनली 3 एक्शनेबल क्लेम आर सप्लाई, 1 इज लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। उसके अलावा जितनी भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं, जैसे अनसिक्योर्ड डेट, सुनो मेरी बात, अनसिक्योर्ड डेट, मैंने ना मोनिका को पैसे दिए हैं अनसिक्योर्ड बेसिस पर, मैंने कहा जान बाहर आ जाएंगे तो मैंने मोनिका को पैसे दिए, मैंने कहा बेटा 10 करोड़ रुपए रख, एंजॉय कर जिंदगी उसके बाद तो दिखेगी नहीं है, 10 करोड़ आ जाए तो वैसे मज़ा आ जाए, क्या करेगा ये प्यार है को पढ़ने के प्रति, वर्ल्ड टूर में घूमना है साले को, है तो 10 करोड़ रुपए मोनिका को अनसिक्योर्ड बेसिस पे, ये एक अनसिक्योर्ड डेट है, तो इट इज़ अ क्लेम ऑफ माइंड।
मैंने क्या किया, मैंने किसी से उधार उठा रखे थे, तो मैंने अपनी राइट टू रिसीव द अमाउंट ट्रांसफर कर दी इसको, क्योंकि उससे 10 करोड़ उठा रखे थे। मैंने कहा तू मोनिका से ले लियो। तो वट आई हैव डन इज आई हैव ट्रांसफर्ड अ राइट टू रिसीव अ क्लेम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना नहीं जाएगा, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम था जो मैंने ट्रांसफर किया दूसरे को, क्योंकि ये अजीब सी क्लेम है ना ये। लेकिन हाँ, लॉटरी गैम्बलिंग बेटिंग होती है, उसकी सप्लाई है। तो इन तीन के अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम अगर आप सप्लाई करोगे उस पर जीएसटी नहीं लगाना। दोबारा रिपीट करूंगा, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ही तीन ऐसे एक्शनेबल क्लेम हैं जिस पे जीएसटी है। उसके अलावा जितने भी अनसिक्योर्ड डेट्स हैं, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे रेंट मिलना है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। 7th 8th 9th हमारे इसको सेल ऑफ लैंड को हम लिख सकते हैं नॉट मूवेबल। सारा नो 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 हो गया ना, नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल। और एक्शनेबल क्लेम्स को भी एन से कुछ बना लें तो याद हो जाएगा, नौकरी, न्याय, न्यायक, नो मोर, नॉट मूवेबल। नहीं, इसमें एन से क्या बना, एक्शनेबल क्लेम नहीं लगेगी। यस, ये याद रहेगा, लॉटरी नहीं लगेगी। तो ये आपके रिपीट करो जी, कुछ एक्टिविटीज जिनको ना गुड्स या सर्विस माना गया। पहला एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, दूसरा कोर्ट की सर्विसेज, तीसरा हमारे नायक की सर्विसेज जिसमें तीन बातें आ गई, एमपी, एमएलए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज। फिर नो मोर, फिर बेटा नॉट मूवेबल, और ये लॉटरी गैम्बलिंग बेटिंग के अलावा कोई और एक्शनेबल क्लेम है, नहीं मिलेगा, नहीं लगेगी जगह नहीं मिलेगा, पता भी नहीं मिलना, तो वो एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है। चलो जी, अब आपका सेक्शन 7 हो गया पूरा। अब आ जाओ सेक्शन 8 पर। अब आ जाओ सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 में मैं आपके सामने ना 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा। गाइस, आप एक मोटर कार खरीदने गए, मोटर कार वालों ने कहा आपको इसमें स्टीरियो भी मिलेगा, स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम जो होता है, साथ में हम बॉडी कवर भी देंगे, बॉडी कवर भी देंगे, कार का कवर, हम साथ में परफ्यूम भी देंगे कार का, और साथ में हम इंश्योरेंस भी देंगे। और हम आपको टोटल चार्ज करेंगे इस मोटर कार का, टोटल अमाउंट चार्ज करेंगे मोटर कार का, आप चाहो तो लिख ले, इसी पे लिख लेना, मोटर कार, हाँ 10 लाख रुपीज़ चार्ज करेंगे, 10 लाख रुपीज़ चार्ज करेंगे। मोटर कार पे जीएसटी है बच्चे 18% का, स्टीरियो पे है 28% का, बॉडी कवर पे है 5% का, ये मैंने ऐसे डमी एग्जांपल मान लिए, परफ्यूम पे है 12% का, इंश्योरेंस पे है 18% का। क्वेश्चन ये उठता है, ये SOG है, ये SOS है, क्यों? इंश्योरेंस तो सर्विस है, परफ्यूम गुड्स है, बॉडी कवर गुड्स हैं, स्टीरियो गुड्स हैं, और टेफ्लॉन कोटिंग कर देंगे, वो एक सर्विस हो गई। टेफ्लॉन कोटिंग होती है, एंटी रस्ट कोटिंग होती है, कोटिंग होती है ना सब, वो मोटर कार गुड्स हैं। तो इसको पहला तो गुड्स माने, सर्विस माने, पहली बात। दूसरा, जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा? सर जो एक्चुअली में चीज़ है उसका ही लगेगा, जो मोटर कार है ना वो तो उसके पार्ट्स है। तो आपने अच्छी बात पकड़ी, हाईएस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इधर। एक कॉन्सेप्ट हो सकता है हाईएस्ट लगा दें, वो मैं अभी रुक जाओ, अभी इस पॉइंट को रुको। गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर प्रिंसिपल आइटम क्या है? आप क्या यहाँ पर बॉडी कवर लेने गए थे कार के शोरूम में? भाई वो तो फिर तो कार का बॉडी कवर लेना है तो किसी दुकान पे जाना जो कार के एसेसरीज बेचता है। आप कार के शोरूम में क्या बॉडी कवर लेने जाते हो? क्या परफ्यूम दे दो जी, परफ्यूम, तो परफ्यूम लेने कोई जाते हो आप? तो कहने का मतलब ये है, सुनो मेरी बात, कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी कार शोरूम में जाते हो तो प्राइमरी एम क्या है? कार खरीदना। परफ्यूम नहीं देंगे वो आपको, गाड़ी ले रहे हो इसलिए परफ्यूम मिल रहा है साथ में। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है ना बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक नाम दे दिया कंपोजिट सप्लाई। इसको हमने नाम दे दिया कंपोजिट सप्लाई। क्या नाम दे दिया? कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है, कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है मोर देन वन सप्लाई जो कंबाइन टुगेदर है, सिंगल प्राइस है। अच्छा, प्राइसिंग अलग अलग कर देते तो
9 लाख की कार, स्टीरियो 10 का, बॉडी कवर 2 का, परफ्यूम 5 का, ऐसा कुछ करके हमने बना। अलग अलग GST फिर क्या प्रॉब्लम है? सबकी बिलिंग अलग अलग है, इनवॉइस अलग अलग है, इनवॉइसिंग अलग अलग है सबकी, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कब आ रही है? आटे में नमक मिल गया या दूध में पानी मिल गया, तो उसको पानी बोलें दूध बोलें? तो अगर वही वाली बात है, अलग अलग करना मुश्किल है, तो उसको होते हैं अच्छा ये कंबाइंड होते हैं नॉर्मली। यस, अगर कोचिंग में आ रहे हो तो आपको बुक्स, कुछ बैग्स, कहीं कहीं जगह पेन पेंसिल, ये सब चीज़ें पार्ट हैं। होटल में जा रहे हो तो रहना, खाना, गर्म पानी, बेडिंग, ये पार्ट है, ठीक है ना? तो इसको होते हैं कंपोजिट सप्लाई, जो ऑर्डिनरी मिलाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने इसमें कह दिया कंपोजिट सप्लाई में ले लो, प्रिंसिपल सप्लाई चेक करो कौन सी है। प्रिंसिपल सप्लाई चेक करो, बताओ कौन सी है प्रिंसिपल सप्लाई? हाँ, मोटर कार। प्रिंसिपल सप्लाई है मोटर कार। अब मोटर कार का जीएसटी और मोटर कार गुड है सर्विस वो लगा दो। मोटर कार क्या है? SOG, और जीएसटी रेट 18%। लो जी, आंसर आ गया। तो पूरे 5 लाख पे, हाँ 10 लाख, सॉरी, पूरे 10 लाख पे आपको कौन सा जीएसटी रेट लगाना है? 18%। तो गुड्स मेन था, साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें लगाई गई हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पार्ट है उसके, जो इशिता ने बोला। अब क्या होता है, आप आए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको क्या दे रहा है? फीस फॉर कोचिंग ले रहा है आपसे, ठीक है, फीस फॉर कोचिंग, और साथ में वो कह रहे हैं हम आपको देंगे 5 नाइट्स 4 डेज का हॉलीडे पैकेज। क्या ये मिलता है? किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं देता। साथ में हम देंगे हेड मसाज, मैनिक्योर, बॉडी मसाज मैंने हटा दी, मैनिक्योर पेडिक्योर, नहीं तो सबसे ज़्यादा लाइन लगा के बैठ जाते तुम। मैनिक्योर पेडिक्योर, और हमने कहा टोटल फीस 20,000। 5 नाइट ये सर्विस है, कोचिंग सर्विस है, हेड मसाज भी हो साथ में कुछ हम एक लैपटॉप भी देंगे साथ में, कुछ ऐसा भी लगा, कुछ भी लगा दो। फीस फॉर कोचिंग और टोटल 20,000। क्या हो गया? कोचिंग पे 18% है, 5 नाइट 4 डेज पे 28% है, और हेड मसाज और मैनिक्योर पे 5% है। इस केस में बताओ क्या माना जाएगा? इसको हम बोलेंगे गाइस, इसको एक नाम देंगे हम मिक्स सप्लाई। इस कॉन्सेप्ट को नाम देंगे हम मिक्स सप्लाई। क्या नाम देंगे? जल्दी बोलो। मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब जो आपने जबरदस्ती जोड़ दिया, जो इंडिपेंडेंट चीजें हैं जो आपस में इकट्ठे प्रोवाइड नहीं होती। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैम के पास जाओगे, मैम फलाना सब्जेक्ट क्लास लगानी है, हेड मसाज मिलेगी? मैम 2 थप्पड़ मारे कारण कि भाग यहाँ से बेशरम, क्या बातें कर रहा है, ये कोई चीज़ मिलती है? हाँ, नाई की दुकान पे जाके हेड मसाज होगी, बिल्कुल होगी, पैर भी दबाएंगे, गला भी दबाएंगे हमारा, वहाँ सब दबा देंगे आपका, ख़त्म। तो कहने का मतलब ये है, इस 20,000 को हम क्या मानेंगे? SOG या SOS? नहीं, इसमें ना हाईएस्ट जीएसटी वाली सप्लाई पकड़ लो, वो जो है वो लगा दो। हाईएस्ट जीएसटी वाली सप्लाई क्या है? 5 नाइट्स 4 डेज, हाईएस्ट, ये सर्विस ही है। अच्छा, इसमें हम हो सकता है एक आपको पानी का गिलास देंगे इसके अंदर, जिसमें पानी पीते रहो, तो पानी के गिलास पे 28% जीएसटी था, तो हम पानी का गिलास की सर्विस मान लेंगे। तो जो भी हाईएस्ट जीएसटी वाली सप्लाई होगी पूरे को रंग वो दे देंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट जीएसटी रेट 28% है ना, तो ये बन जाएगा SOS। कौन सी वाली? हॉलीडे पैकेज। बोलो, क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमने SOG माना, प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। और कौन सा रेट लगाओगे जीएसटी का? 18%। 28% बेटा, 28%। और पूरे 10,000 पे, 20,000 पे आपका रेट लग जाएगा 28%। तो एक बार क्लैरिटी से क्रक्स बता दो, क्रक्स, कि भाई गॉड, क्रक्स बता दो, मेन चीज क्या देखनी है कंपोजिट में? जो ऑर्डिनरी कंबाइंड होती है,
जनरली कंबाइंड होती है। कुछ और एग्जांपल दो कंपोजिट सप्लाई के। कोचिंग का दिया, रेलवे की टिकट शताब्दी वाली जिसमें खाना भी होगा, बेडिंग भी होगी, न्यूज़पेपर भी होगा, जूसेस भी होंगे, वो पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन वहाँ पर आपको हेड मसाज मिल रही है, पैर की मसाज मिल रही है, वो चीज़ अलग हो जाएगी फिर। तो वो मिक्स सप्लाई में, तो मिक्स सप्लाई में चीज़ें इंडिपेंडेंट है सारी, ज़बरदस्ती जोड़ दी गई हैं। जैसे आप सब टैक्स के बच्चे हो, सीए के हो, लेकिन हम क्या करें सीएस के और वो एलएलबी के भी जोड़ दें, तो वो मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट सा नहीं हो गया, अलग अलग बच्चे जोड़ दिए इकट्ठे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। प्रिंसिपल सप्लाई कहाँ देखा जाता है, कंपोजिट में या मिक्स्ड में? कंपोजिट में। और हाईएस्ट जीएसटी रेट वाली मिक्स्ड में। बस बात खत्म हो गया, चैप्टर खत्म। ये पढ़ लीजिएगा, एक बुक दे देना फटाफट। आ जाओ, पेन भी दे दे भाई। तो ये कंपोजिट और मिक्स को आप पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशंस भी 230 में। मैं कुछ आ रहा हूँ नीचे पेज नंबर 23 पे ना, कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं जो गवर्नमेंट ने ना, रियल लाइफ एग्जांपल्स आ गए। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने गवर्नमेंट को बोला बताओ ये क्या एसओजी एसओएस है, क्या मानेंगे? तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर्स इशू किए क्लैरिटी के लिए। सबसे पहली बात लिखी है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसको ना मैंने 1 लाख रुपए दिए। क्या दिए? और उन्होंने उससे धर्मशाला बनानी है, और धर्मशाला के एक रूम को मैंने क्या किया, फिनेंस किया डोनेशन देके। उन्होंने धर्मशाला के बाहर तख्ती लगा दी, भेंट करता सचिन गुप्ता सर, टैक्स वाले। क्वेश्चन ही उठता है, उस 1 लाख पे क्या जीएसटी चार्ज करेगी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मुझसे? पॉइंट ये है, आर दे गिविंग मी 7(1) A वाली सर्विस, AA वाली, B वाली, C वाली? देखो, आप चैरिटी के लिए हो या नहीं हो, बिजनेस तो लिखा था, बेनिफिट हो या बेनिफिट ना हो, कंसिडरेशन हो ना हो, वो चीज़ें ऐसी हैं। तो और कंसिडरेशन दिख रहा है, लेकिन उन्होंने सर्विस क्या दी है मुझे? मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने मुझे सर्विस क्या दी है? गवर्नमेंट कह रही है पब्लिसिटी सर्विस, लेकिन गवर्नमेंट यही पॉइंट को कह रही है, अगर खाली तख्ती लगाना ना, वो पब्लिसिटी नहीं है। तख्ती तो लगाई धर्मशाला का लिखा होता है ABC बंदा, DEF, हर धर्मशाला के आगे लिखा होता है भेंट करता, मंदिर की मूर्तियों तक के नीचे लिखा होता है कि वह भेंट करता गुप्ता परिवार या चड्डा परिवार। तो गवर्नमेंट कहती है वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। हाँ, अखबार में ऐड दे दें, सचिन सर टैक्स वाले बड़े बड़े दान करता हैं, इन्होंने मंदिर में 1 लाख रुपए दिए, एक बार इनके टैक्स की क्लास भी ले लो, बड़े अच्छे हैं। तो उस केस में फिर वो ऐड करिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो खाली तख्ती लगाने इज नॉट ऐड। पढ़ो जरा, गिफ्ट डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर फिलेंट्रॉफिक पर्पस, चैरिटी पर्पस। फिलेंट्रॉफिक मीन्स चैरिटी, भला, भलाई, चैरिटी। नो क्विड प्रो क्यो, बदले में इन्होंने मुझे क्या दिया? नॉट एडवर्टीजमेंट। अगर वो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो क्विड प्रो क्यो हो जाता, नथिंग। मुझे बदले में क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मिला आंतरिक सुख, या मुझे स्पिरिचुअल बेनिफिट मिला, कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं मिला। तो इस पे जीएसटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चार्ज नहीं कर। लेकिन वो ऐड दिख रहा है, बोर्ड लगा दिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने बाहर, सचिन सर टैक्स वाले बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, एक बार इनके पास टैक्स पढ़ के टैक्स देना शुरू करो। तो फिर यार तुमने तो यार पब्लिसिटी का काम खोल रखा है, नाम चैरिटी का कर रहे हो और करते, हाँ बहुत करते हैं। तो उस केस में फिर वो, तो आपके एग्जाम में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिख देना, एडवर्टीजमेंट नहीं है, फिलेंट्रॉफिक है, क्विड प्रो क्यो नहीं है, तो ये जीएसटी में नहीं है। आ जाओ दूसरी बात, मैं हूं पेंटर, पता है आपको बताया नहीं मैंने, मेरे ना हिडन टैलेंट है, बहुत तगड़ा पेंटर हूं मैं। पिकासो, पिकासो कौन है? अच्छा पेंटर है, पिकासो की आत्मा है मेरे अंदर। तो मैं ना अपनी पेंट, इसकी गैलरी है, आर्ट गैलरी, तो यहाँ इमेजिनेशन, तो मैं अपनी पेंटिंग्स इसके बाद भेजता हूँ। गवर्नमेंट कहती है जीएसटी लगेगा, क्वेश्चन ये अभी व्हेन आई सेंड माय पेंटिंग्स टू द आर्ट गैलरी, अभी तक तो कस्टमर नहीं पता, ये आया, ये एकदम ना परख वाला, ये क्या है प्रताप, ओह मैन आई वांट टू बाय दिस पेंटिंग, हु इज पेंटिंग इज इट? तो इसने फिर मुझसे कॉल करवाया, सचिन सर एक बायर आया है, अब हमारी डील फाइनलाइज हुई, अब लगेगा ना जीएसटी। तो जब हमने अपनी पेंटिंग्स भेजी थी, कंसिडरेशन का है, तो उस केस में हाँ जी,
एजेंट कह सकते हैं, लेकिन शी इज नॉट अ टिपिकल सेंस में एजेंट. आई एम नॉट अ प्रिंसिपल. दोनों प्रिंसिपल एजेंट कहाँ है ये? नहीं, एजेंट तब होता है अगर हमारा एग्रीमेंट ऐसा हो कि भाई तू खरीद ले, फिर तू मतलब समझो, एजेंट मत डालो इसमें. तो इसमें लिखा है, पढ़ना जरा. आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन, अभी दिखाना है, इज नॉट सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट, बट सप्लाई ओनली व्हेन बायर सिलेक्ट्स पर्टिकुलर आर्ट वर्क. लॉजिकल बात. सर एट द एंड तो इनके बीच ही होगा ना एग्रीमेंट. नहीं एग्रीमेंट हो, अब वो तो देखना पड़ेगा कि फिर मैं इसको बेचूंगा, फिर ये इसको बेचेगी, वो अलग बातें, या मैं डायरेक्टली इसको बेचूंगा, ये कमीशन लेगी, वो बातें अलग हो जाएंगी. लेकिन जब आर्ट वर्क भेजा गया है उस वक्त जीएसटी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है. सर हमें मान लो आपने बेचा आर्ट प्रताप को, हाँ आपने कमीशन दिया शिफाली को, तो उस कमीशन जो आपने दिया वो रिड्यूस होगा जीएसटी में अमाउंट की. दोबारा बोल. जैसे आपने सेल किया आर्ट वर्क प्रताप को, प्रताप ने आपको 1 लाख रुपए दिया, उसमें से आपको आपने 20,000 रुपए शिफाली को दे दिए, ठीक है. तो जीएसटी 1 लाख पे लगेगा 80,000 पे. अभी हम चैप्टर क्या कर रहे हैं मोहतरमा? सप्लाई कर. अभी हम वो वैल्यूएशन में बताऊंगा. अभी जीएसटी आ गया ना, उसके बाद किस पे लगाऊंगा मैं, वो बात की बात. नेक्स्ट, डेल क्रेडियर एजेंट. इस पॉइंट को अभी डेल क्रेडियर एजेंट, इसको टेबल के रूप में बनाना पड़ेगा. छोटे 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 पढ़वा दूं पहले. पॉइंट नंबर 7 पे आओ. पेज नंबर 24 पे पॉइंट नंबर 7. पेज नंबर 24 पॉइंट नंबर 7 छोटे छोटे करवा दूं. अब सुनो मेरी बात. ये जो है मोनिका, इसका छप्पा 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 चले छपाई का काम है, प्रिंटिंग प्रेस है. तो मैंने अपनी बुक इसके पास प्रिंट होने, पैम्फलेट, ब्राउशर्स, एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी की प्रिंट होने दिए. पेपर इसी का होता है, पेपर इसी का होता है. बाइंडिंग वाइंडिंग सब ये करती है. कंटेंट मेरी बुक का, एनुअल रिपोर्ट्स का, वो मैं सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ पेन ड्राइव में. उसकी कंटेंट को ये छाप के देती है, और पेपर इसी का है. अच्छा पेपर वेपर नहीं देती, खाली छापती है, छपाई चार्ज लेती है, फिर तो सर्विस है. फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, ये छपाई प्लस पेपर दोनों लगाकर देती है. वैसे तो ये कंपोजिट सप्लाई ही है. पेपर के साथ छपाई पार्ट एंड पार्सल है, जूते के साथ मोजे, हाँ जूते या फीते, चलो. कंप्यूटर के साथ चार्जर, मोबाइल के साथ चार्जर, मोबाइल का बैक कवर, ये सब पार्ट एंड पार्सल है. अब मुद्दा ये आ रहा है, 1 लाख रुपए के लिए इसने मेरी बुक्स छापी हैं. पेपर इसका, बाइंडिंग इसकी, फेविकॉल इसकी, मटेरियल मेरा था, कंटेंट. 1 लाख रुपए ये जो मुझे चार्ज करेगी, उस पे एसओजी मान के चार्ज करेगी या एसओएस? प्रिंसिपल सप्लाई क्या माने, क्योंकि कंपोजिट तो है. पेपर को कंपोजिट, पेपर को प्रिंसिपल माने, या छप्पा छप्पा छपाई को माने प्रिंसिपल? छपाई, क्योंकि मेनली इसका जो मेन काम है ना वो छपाई का है. यहां पर पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट बुक के अंदर? प्रिंटिंग. ब्राउशर में क्या चमचमा रही है, ओए होए क्या बढ़िया मस्त एकदम, क्या प्रिंटिंग करी है. बुक्स पढ़ते ही मजा. जैसे अभी हमारी नॉर्मल छपाई है ये वाली, इसको हम अगर कलर्ड बुक्स कर दें और बाइंडिंग कर दें, सचिन सर की बुक अमेजिंग है भाई, समझो ना. तो मेन चीज क्या है? छपाई. किताबों में, ब्राउशर में, तो इसलिए लिख दिया एसओएस. नहीं ना ना ना, वो बात नहीं है ना. पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. छपाई कलर्ड है, कैसी है, वो ज़्यादा. पेपर इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन मेन चीज़ जो इसकी है वो यहाँ पर छपाई. अब उल्टा देखो, उल्टा देखो. टिश्यू पेपर्स हैं हमारे, मैं रेस्टोरेंट वाला हूँ, टिश्यू पेपर छपवाने हैं मुझे. मैं ऑफिस वाला हूँ, लेटर पैड छपवाने हैं मुझे, एनवलप छपवाने हैं. तो इसमें छपाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ द पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अब टिश्यू पेपर ऐसा है, हाथ पूछते कहीं के रेस्टोरेंट्स में होते हैं ना, साला ये कब साला हाथ में टिश्यू पेपर घुल गया, और कई टिश्यू पेपर ऐसे सॉलिड हो, साला हाथ ही नहीं पूछ रहा था, मोटा टिश्यू पेपर हाथ पूछ रहा, साला पूछ ही नहीं था. क्वालिटी. लेटर पैड किसी किसी इतना मोटा होता है, एनवलप देख के भाई मारो किसी के गला कट जाए. तो वहाँ पर पेपर इंपॉर्टेंट है, छपाई इंपॉर्टेंट है. इसलिए जहाँ पर एनवलप्स प्रिंट हो रहे हैं, अगर ये प्रिंट करती है, अगर पेपर अगेन इसका है,
अगर खाली छपाई ले रही है, चाहे वो बुक्स हो या एनवलप्स हो, फिर तो बात ही खत्म। तो इस केस में एसओजी माना जाएगा, क्योंकि यहां पर पहले में इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट वॉज प्रिंटिंग। पहले केस में इंपॉर्टेंट वॉज प्रिंटिंग, दूसरे केस में इंपॉर्टेंट इज पेपर, तो इसलिए हमने उसको एसओजी माना है। दूसरे केस में जहां पर मैं अपना लोगो दे दूंगा, खाली जेटीसी का लोगो दे देंगे हम, लेकिन बुक्स है, छाप रही है मोनिका, लोगो देते हैं हम, कंटेंट देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंटिंग कैसी हुई है, उसमें ज्ञान ज्यादा। पेपर में ज्ञान नहीं चाहिए ना, ज्ञान की बातें ऊपर, तो ज्ञान वाली चीजें तो प्रिंटिंग, और नॉन ज्ञान वाली चीजें हैं ये डल चीजें हैं, तो ये पेपर है। हाँ, अगर बिलिंग अलग अलग करती है, छपाई चार्ज अलग लेती है, पेपर के चार्ज अलग लेती है, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है? बोलो, समझ आई बात? रीट्रेडिंग ऑफ टायर, टायर गंजे हो गए, टायर गंजे हो जाए चल चल के। अगर आपको स्कूटी चलाते हो, तुम तो चलाती हो स्कूटी, फिसल गया था सर ये। कब स्कूटी है ये? ये फिसल गया था स्कूटी से। अच्छा, तो लड़की देख रहा होगा तू, एक्सीलरेशन ज़्यादा दे दिया था। हाँ, वही लड़की देख के एक्साइटेड हो गया होगा, स्टार्ट किया था स्कूटी तो गलती से एक्सीलरेशन ज़्यादा और दे यूं दिया। अच्छा। रेस लगा। मैंने तो जिंदगी में ना कभी बाइक और स्कूटी चलाई, मुझे बड़ा डर लगता है। कभी 4-5 साल पहले की बात है, एक फ्रेंड की स्कूटी पे बैठा, वो अपना भी चलने लगे मतलब जाके बचे बस, मतलब कहने का वो यूं चल गई और गाड़ी के जाके यूं लगी, गाड़ी अंदर से, हाँ मुझे पता ही नहीं चला, मतलब सबकॉन्शियसली हो गया, क्या हो गया भाई। मैंने कहा मैं जब भी नहीं चलाता, मतलब चलाते हो सिर्फ? हाँ मैं मतलब कभी नहीं चलाई। आ जाओ जी, तो टायर गंजे हो गए, तो टायर को रिप्लेस कर दो। तुमने कहा यार महंगे आएंगे, रबड़ चढ़वा दो, ये भी ऑप्शन होती है, हिंदुस्तान में सब जुगाड़ है। तो टायर पुराने हो जाते हैं तो फिर रबड़ चढ़वा देते हैं ऊपर। तो अब जो रबड़ चढ़ा रहा है वो लेबर भी लेगा और रबड़ चढ़ाने की कॉस्ट भी लेगा। कंपोजिट सप्लाई क्या है वो, मेन क्या है उसमें, प्रिंसिपल क्या है, नहीं सर्विस, तो एसओएस माना गया है। तो टायर गंजे हो गए, तो मेन तो आप रबड़ लेने को ही गए, रबड़ दे दे, मेन सर्विस है, क्योंकि वो रबड़ नहीं बेच रहा, रबड़ को कैसे मेल्ट करके टायर पे लगाया जाएगा, दैट इज मेन चीज। रबड़ तो उसका रॉ मटेरियल है, रबड़ तो उसका रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर तो मेन कोचिंग के लिए आए ना, इसमें हम गुड्स दे दें, आपको कुछ भी दे दें, लेकिन मेन तो हमारा कोचिंग है ना, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट है सर्विसिंग ऑफ द कार, ये तो बड़ा क्लियर है, लेबर अलग ले रहे हैं, मटेरियल अलग ले रहे हैं, तो बेटा लेबर पे एसओएस, मटेरियल पे एसओजी। लेकिन सिंगल प्राइस ले रहे हैं रिपेयरिंग वाला, क्या 10,000 लूंगा मैं, आपका कूलेंट भी डालूंगा, इंजन ऑयल भी डालूंगा, ब्रेक फ्लूइड भी चेक करूंगा, एयर फिल्टर भी चेंज करूंगा, फ्यूल फिल्टर भी चेंज करूंगा, ट्यूनिंग भी करूंगा, वॉशिंग भी करूंगा, टोटल 10,000। उसमें गुड्स भी दिए हैं, उसने इंजन ऑयल भी डाला है, इंजन ऑयल तो गुड है, फिल्टर चेंज किया है वो गुड है, लेकिन मेनली क्या गए थे वहाँ पर, क्या काम था, सर्विस के लिए गए थे ना, तो वो एसओएस माना जाएगा। तो बिलिंग अलग अलग है तो अलग अलग, अगर एक बिलिंग है तो एसओएस। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय में आ जाओ, आ गई बात, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो सप्लाई, तो जो सैलरी मिलती हैं, वेजेस मिलती हैं, जो भी मुझे इशिता मैम देंगी 10 लाख रुपए तक, दैट इज नॉट चार्जेबल जीएसटी। बट आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, मैं सिंगर भी हूँ, सचिन सर मेरा एक क्लब है, उस क्लब में आप गाना गा दीजिए, मैं कहा थैंक यू मैम, तो उसमें मैं एम्प्लॉय की तरह काम को ही कर रहा हूँ, उसमें मेरा काम क्या है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुम प्रेज नहीं करते यार, कितना अच्छा गाता हूँ मैं, नॉट इवन सिंगल टाइम यू प्रेज्ड मी, कमियाँ निकालते रहते हो। सर आप पूरा गाना गाओ ना, हाँ सर। पूरा ही गाना गाओ। मुझे आता ही नहीं एक मुखड़े के आगे। तो आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, तो वो सप्लाई है, आ गया ना। मैंने कहा इशिता तेरी सीक्रेट्स हैं मेरे पास एम्प्लॉयमेंट की, कैसे तुम टॉर्चर करती हो एम्प्लॉयज़ का, काम करवाती हो 8 घंटे की जगह 12 घंटे, चाबुक भी है इसके पास हेंटर वाली। तो मैंने कहा मैं बाहर लीक कर दूंगा, कि नहीं 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 1 लाख रुपए देती हूँ। तो तो जो मैंने ये इसको यू नो नॉट टू शेयर सीक्रेट्स, तो आई एम गिविंग हर अ सर्विस बट दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। नॉट टू डू समथिंग, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस बट दैट इज अ सप्लाई, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं है। क्लियर बात। अब आ जाओ एम्प्लॉयर की, अब वही बात, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉयर देगा तो वो भी सप्लाई है। मैंने कहा था ना, जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, कोई टूर बन गया और चार्ज करें 5-5 हज़ार रुपए, तो एम्प्लॉयर चार्ज करेगा जीएसटी, वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं हो।
क्लियर बात? यस सर। अच्छा अब आओ एम्प्लॉय टू, अच्छा सॉरी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय नीचे वाला, मैं ऊपर वाला पढ़ गया। गिफ्ट अप टू 50,000 नो सप्लाई, ये गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन दे दी कि अगर गिफ्ट, अच्छा सर गिफ्ट है ना, मैंने कहा ना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर डीम्ड एज रिलेटेड, तो एम्प्लॉयर अगर बिना कंसिडरेशन के भी एम्प्लॉय को सर्विसेज देता है या गुड्स देता है, वो जीएसटी लग जाता है, क्योंकि वो 7(1)(c) में आता है। दोबारा रिपीट करूंगा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एग्जेम्प्ट और नॉट टैक्सेबल, और आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट चार्जेबल। क्लियर बात? बोलो हाँ या ना। लेकिन गिफ्ट्स एम्प्लॉयर देता है, ये दिवाली पे, होली पे, ईद पर इत्यादि देता है। 50,000 तक सप्लाई नहीं मानी गई, लेकिन 50 से ज़्यादा हो गई तो एक्सेस या सारा, 60 की गिफ्ट दी है, लो एग्जाम्पल गिफ्ट ऑफ 60,000, एक्सेस आनी चाहिए। नहीं सारी, एंटायर सप्लाई। अच्छा बाकी वो बात आ गई, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में दे रहा है, यानी कि नौकरी के कारण देना है, वो तो जीएसटी में आएगा नहीं, नौकरी के बाहर देगा तो आ जाएगा। तो अब क्लैरिटी आ गई हमें पूरी। दोबारा रिपीट करते हैं, मैं इशिता को 10 लाख के बदले में कुछ दूं सर्विसेज, इशिता 10 लाख के बदले मुझे क्लब दे, मेंबरशिप, सब एग्जैक्ट। आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट मैं दूं चार्जेबल, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट ये मुझे दे चार्जेबल, बोलो हाँ या ना। और गिफ्ट अगर ये दे मुझे 50,000 तक की एग्जैम्प्ट, 50 की 55 हो गई टैक्सेबल। तो गिफ्ट किसी भी नेचर की हो सकती है। गिफ्ट कैसी भी है, चलो लेकिन गिफ्ट अगर कैश की है तो आपने मुझे सर मनी दिया है, वो गिफ्ट होंगी नॉन कैश वाली, क्योंकि मनी में तो टैक्स, अगर 1 लाख रुपए गिफ्ट दे रही है मुझे ये, तो ये तो मनी की गिफ्ट है। मनी इज नॉट अ गुड, सप्लाई तो दूर की बात है, मनी इज नॉट गुड। लेकिन गुड्स दे रही है, फिर वो गुड्स में आ जाएंगे, गुड्स तो गुड्स हैं, एसी टीवी फ्रिज। दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 लाख की मनी गिफ्ट दे रही है तो उसको जीएसटी में कैसे लगा देंगे? जैसे मैं भी आपको 1 लाख की गिफ्ट दूं, उसमें भी जीएसटी कहाँ है? 1 लाख दे रहा हूं, मनी इज नॉट गुड, मनी इज नॉट सर्विस। अच्छा जी, अब हाँ एम्प्लॉयमेंट चल रही थी या खत्म हो गया? नहीं, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय है ना ये एम्प्लॉयमेंट के कारण गिफ्ट नहीं है, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट कोई गिफ्ट है। अगर वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी पैकेज है कि गिफ्ट बांटी जाएंगी, ऐसा लिखा कोई होता है एम्प्लॉयमेंट में कि गिफ्ट एम्प्लॉयमेंट है ना, वो नौकरी कर रहे हैं ना उसके पास से। हाँ और अगर नौकरी खत्म हो गई तो तभी भी तभी हाँ। आ जाओ, उसके बाद आ जाओ बेटा पॉइंट नंबर 23 का 6th पॉइंट। सर ये गिफ्ट वाली चीज, दोबारा बोलो गिफ्ट वाली चीज, जी। ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अलावा है, जैसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में भी कुछ आपको देना पड़ता है ना। देखो पॉइंट क्या है, खाली एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयड वर्ड है, तो उस 10 लाख के अंदर कोई मेंबरशिप दें, उस 10 लाख के अंदर कोई पैकेज में लिखा है गिफ्ट देनी है 50,000, फिर वो वाली कवर्ड नहीं है। ये आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट की बातें हैं जो अपनी मर्जी से दे रहा है, जिसमें कंपल्शन नहीं है, ये वो गिफ्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब आओ 23 में पॉइंट नंबर 6, दारू पे जीएसटी है, दारू पे बहुत ज़्यादा जीएसटी है। पीती है अल्कोहल पे अभी अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे आर्टिकल 366 पे, आर्टिकल 366 में जहाँ पर गुड्स भी डिफाइंड था एमसीए, सर्विस भी डिफाइंड है अदर देन गुड्स एमसीए, हाँ या ना। वहाँ पर जीएसटी भी डिफाइंड है। जीएसटी क्या है 366 में पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 1, वहाँ पर लिखा है इट इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट दारू। दारू पे जीएसटी नहीं है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। तो ये आर्टिकल 366 में लिखा है। आर्टिकल 366 ढूंढो चैप्टर नंबर 1 में, मैं बता रहा हूँ चैप्टर। ओए लड़की बहुत बोल रही है आज, मैं तो बोलती नहीं हूँ, बोलती तो बहुत है, मुझे आई एक्सपीरियंस है। घर में भी चुप तो मैं पेरेंट्स को चुप करवा देती होगी, इतना तो मुझे पता है। हाँ आर्टिकल 366 बेटा, एक सेकेंड है ना इशिता, घर में तो तू बोलने नहीं देती होगी कसम से, घर वालों को है ना। सच सच भाई बता, ये नहीं कह रहा गलत बात है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड, आई एम सेइंग नहीं तेरे आगे बोल नहीं सकते, सच से बता। हाय हाय झूठ बोल गई, चलो एनी हाउ
ठीक है, वैसे आई थिंक मुझे लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कोई बुरा नहीं है अगर उसको इफेक्टिवली रखें। आर्टिकल 366 ये पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 आर्टिकल 366 में गुड्स की डेफिनेशन कर ली थी, देखो पेज नंबर 5, सर्विस की डेफिनेशन कर ली थी। GST means any tax on supply of goods or services or both except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption। तो alcoholic liquor for human consumption पे GST नहीं है। अब उसका लाइसेंस दे रही है गवर्नमेंट ठेके वालों को कि तुम ठेका लगाओ इधर, तो लाइसेंस पे भी GST नहीं होगा। जब दारू पे GST नहीं है तो दारू की शॉप जब लाइसेंस लेती है उसकी कंसिडरेशन पे भी उनको GST नहीं देना। जब प्रोडक्ट पे GST नहीं है तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो लाइसेंस लिया उसके ऊपर भी GST नहीं है। ये गवर्नमेंट ने बात लिख दी है, नो सप्लाई अंडर 7(2) ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। दारू पे नहीं है भाई, जब दारू की बिक्री पे GST नहीं है वो नहीं पुराने टैक्सेस ज़्यादा मिल रहे हैं, डबल टैक्सेशन ट्रिपल टैक्सेशन अच्छा खासा हो रहा है वहाँ पर, तो वो इसलिए इसने लगाना चाहिए। क्रेडिट मिल जाएगा दारू पे तो फिर बोलेंगे और पी ले, 2 की जगह 4 पैक लगा, क्रेडिट तो मिल जाएगा। दारू को एक एल्कोहलिक सब्सटेंस है, इस पे हम GST नहीं लगाते। पुराने टैक्सेस चल रहे हैं, एक्साइज और वैट वो सब पुराने टैक्सेस चल रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, अभी इसको थोड़ा सा, बाकी तो अब हो ही गया है चैप्टर, छोटी छोटी बातें हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जी, तो एल्कोहलिक लिकर पे क्यों नहीं है उसको डिस्कशन करेंगे, क्यों नहीं है, क्या सिस्टम है, वो भी चीज़ें करनी है। लेकिन उसके उनके लाइसेंस पर भी, लेकिन ये बात तो सर 7(2) में लिखी है आपने, 7(2) में तो खाली 6 आइटम्स थे, तो ये आइटम कैसे डाल दिया? अगर आप 7(2) को पढ़ो ज़रा, 7(2) को पढ़ो, 7(2) में पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 पर पढ़ना ज़रा। व्हाट इज नॉट सप्लाई शेड्यूल 3, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन वाली पावर भी रखी हुई है कि नोटिफाई करके कुछ गतिविधियों को हम नो सप्लाई भी मान सकते हैं अगर वो गतिविधियां सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं, लोकल अथॉरिटी की हैं। तो गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज को नो सप्लाई माना जा सकता है। तो यहां पर लाइसेंस कौन इश्यू करती है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो लिकर है ना, लिकर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ठेकों को, अभी दिल्ली में नहीं कितना बवाल मचा था, सारे ये वाइन एंड बियर शॉप्स की जो न्यू पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी आई थी स्टेट गवर्नमेंट की, और फिर रद्द कर दिया फिर दोबारा से। अब पुराने गवर्नमेंट के ठेके हो गए, सारे ठेके प्राइवेट सेक्टर को दे दिए थे, लाइसेंसेस बांट दिए गए थे। तो वो हर लाइसेंसेस पे जो भी अमाउंट आया होगा उस पर GST नहीं है, क्योंकि जब दारू बेचने पे GST नहीं है तो दारू के जो लाइसेंस है उस पर भी GST नहीं है। इस बात को याद रखना। वो दारू का लाइसेंस कौन इशू करती है? गवर्नमेंट। तो वही लिखा है ना, गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज हम नोटिफाई कर सकते हैं जिसको सप्लाई माना नहीं जाएगा। तो 7(2) में 6 आइटम तो शेड्यूल 3 के हैं, 6 आइटम अभी वो वाले नो सप्लाई केसेस, और कुछ ऐसी सप्लाईज हैं जो गवर्नमेंट की सप्लाई मानी नहीं जाती। देखो इसमें भी ने वो नोटिफिकेशन डाल दी, नोटिफिकेशन 25/2019 ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन। तो लिकर लाइसेंस इशू करना बाय द गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज, लिकर लाइसेंस इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज नो सप्लाई। तो 7(2) में नो सप्लाई क्या है? शेड्यूल 3 वाली और कुछ सरकारी गतिविधियां जिनको नो सप्लाई माना गया है। क्लियर बात? अब आ जाओ नीचे, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पे आ जाओ। हाँ जी, ये क्या है? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंसेस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन कैरिंग गुड्स, पैसेंजर, रिपेयर मटेरियल, नॉट सप्लाई ऑफ कन्वेंस बट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या मतलब? पढ़ो, ये 2 ब्रांचेस हैं, यूपी ब्रांच और दिल्ली ब्रांच। यूपी ब्रांच कुछ गुड्स बेचती है, ठीक है, वो गुड्स यूपी ब्रांच में खत्म हो गए, दिल्ली ब्रांच को फोन लगाया, आपके पास वो गुड्स हैं क्या? जी हैं। फटाफट ट्रक में लोड करवाए दिल्ली ब्रांच से गुड्स और यूपी ब्रांच भेजे गए। मुद्दा ये आता है, जो ये गुड्स दिल्ली ब्रांच से यूपी ब्रांच मूव हुए हैं, इन पे GST लगेगा। तो दिल्ली यूपी में आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन बेचने का काम था, स्टॉक खत्म हो गया,
एक ब्रांच दूसरी स्टॉक से सामान मंगवा लेती है। तो दिल्ली से यूपी लैपटॉप मोबाइल फ़ोन्स का स्टॉक गया भर के ट्रक, 1 करोड़ का सामान था, 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा लगेगा। ब्रांचेस ऑफ द सेम पर्सन आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, और डिस्टिंक्ट पर्सन में कंसिडरेशन ना भी हो, डीम सप्लाई 7(1)(c) का थर्ड पॉइंट जहाँ पर था सेकंड डीम सप्लाई, जहाँ पर डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच की सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई। तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को गुड्स भेजती है, सर्विसेज देती है, डीम सप्लाई है, कंसिडरेशन हो या ना हो। बोलो क्लियर बात? इसमें जो ट्रक गया है उस पर भी लगेगा, ट्रक जो सप्लाई हुआ है, ट्रक सप्लाई किया है, गुड सप्लाई किए, वो ट्रक तो माध्यम है, ट्रक तो माध्यम है, ट्रक में नहीं जाते, गाड़ी में जाते, उस गाड़ी की सप्लाई कोई करी है, गाड़ी की सप्लाई कोई, वो तो लिखा है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंसेस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन कैरिंग गुड्स, पैसेंजर, रिपेयर मटेरियल, नॉट सप्लाई ऑफ कन्वेयंस बट सप्लाई ऑफ गुड्स। कन्वेयंस नहीं है, क्या है? गुड्स है। क्लियर बात? अच्छा, मेरा ना गाड़ियां बेचने का काम है और यूपी में गाड़ियां खत्म हो गई स्टॉक में, मैं डीलर हूँ, कार डीलर, मैंने दिल्ली से गाड़ियां मंगवाई 4 बेचने के लिए, अब लगेगा जीएसटी उस गाड़ियों पर फ्रॉम दिल्ली ब्रांच टू यूपी ब्रांच? यस, अब तो गाड़ियां जा रही है ना, तो हाँ, तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंसेस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ कन्वेयंस, बात तो वही है। तो यूपी में अगर आप एसी टीवी फ्रिज बेचते हो, खत्म हो गए, दिल्ली से एसी टीवी फ्रिज मंगवाए, ट्रक में लोड होके गए, तो ट्रक को कोई बेचा है आपने तो गुड्स भेजे हैं, तो गुड्स पे लगेगा। लेकिन आपका अगर ट्रक बेचने का ही काम होता, अशोक लेलैंड के ट्रक्स बेचते हो और यूपी में आपके स्टॉक में है नहीं ट्रक सब बेचने के लिए, तो आपने फ़ोन लगा दिया, दिल्ली से 5 ट्रक चमचमाते हुए नए वाले गए ब्रांच तक, दिल्ली से यूपी बिके नहीं है, गए हैं, लेकिन डीम ट्रांसफ़र है, क्योंकि अब तो ट्रक जा ही रहे हैं। हाँ, क्रेडिट ले लेना, दिल्ली ब्रांच लगाएगी जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं, यूपी ब्रांच का इनपुट टैक्स बन जाएगा, यूपी ब्रांच कस्टमर को देंगे तो क्रेडिट ले लेंगे, टेंशन क्या है। तो द एक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रक्स बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पर्सन्स इज डीम्ड एज सप्लाई। क्योंकि ना ऐसा केस में हो सकता है आप कस्टमर को बेच रहे हो यूपी से, नाम लगा दो, अभी तो ब्रांच को दिए हैं, गवर्नमेंट ने कहा भाई इंटर स्टेट मूवमेंट हुई है ना। हाँ, पहले केस में ट्रक की क्यों नहीं माना था आपने सप्लाई? गुड्स गए थे, ट्रक तो माध्यम था जहां पर, यहां तो ट्रक्स ही चले गए, वापस कोई आएंगे। अच्छा, और लास्ट, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, क्रेन्स, टूल्स एक्सेट्रा, सेम कॉन्सेप्ट, वही वाली बात, समझो मेरी बात। अगर आपकी दिल्ली में यूपी में क्रेन का काम है, लोगों की कुछ ट्रांसपोर्टेशन करते हो, क्रेन सामान उठाती है ना, क्रेन टूट गई यूपी में, तो आपने दिल्ली से क्रेन मंगवाई, अब दिल्ली से क्रेन जो यूपी गई उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि आपने वो तो टेम्परेरी पर्पस के लिए दी है। लेकिन अगर आपका क्रेन बेचने का ही काम है, यूपी में क्रेनें ख़त्म हो गई स्टॉक में, तो 4 क्रेनें दिल्ली से मंगवाई, दिल्ली ब्रांच से, तो वो चारों क्रेनों पे जीएसटी लगेगा। पॉइंट समझो, पॉइंट समझो, सीधी सी बात है। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कन्वेयंस बेचने का काम है यूपी में, फिर अपनी ब्रांचेस से कुछ भी आप मंगवाओगे उस पर जीएसटी उस ब्रांच को जहाँ से वो जा रहे हैं लगेगा। लेकिन आपका बेचने का काम कुछ और है, वो सामान शॉर्ट, जैसे आपका कार रिपेयर वर्कशॉप है और आपका मटेरियल ख़त्म हो गया, कूलेंट ख़त्म हो गया, इंजन ऑयल ख़त्म हो गया, तो दूसरी साइड से मंगवाए, तो ट्रक तो इस्तेमाल होगा ना उसमें, तो उस ट्रक की सप्लाई को ही है, वो तो लॉजिकल बात है, वो तो मतलब लिखनी भी नहीं चाहिए थी बात। सप्लाई किस चीज़ का हो रहा है? कूलेंट का हो रहा है, फिर उस पर लगेगा। लेकिन अगर आपका ट्रक का ही सप्लाई का काम है, यूपी से ट्रक खत्म हो गए आपके स्टॉक में, 15 ट्रक मंगवाए दिल्ली से, तो उन ट्रक्स पे लगेगा जीएसटी फ्रॉम दिल्ली ब्रांच टू यूपी ब्रांच। लिख लो अपने आप, इसको समझने के लिए अपने आप लिख लो, लिखो। तो इस एग्जाम्पल को आप अपने आप लिखिए एक बार, राइट डाउन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कुछ तो रटने वाली बातें हैं इसमें, सिंपल सी बात है, लिख दिया ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डीम सप्लाई। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गुड्स उनको बेचने के लिए भेज रहे हो
या उनको सामान भेजना है इसलिए ट्रक जा रहा है। तो वो जब सामान भेज रहा है, ट्रक जा रहा है, तो ट्रक की सप्लाई कैसे हो जाएगी? क्लियर बात? चलो अब इसमें हाँ जी, अब आ जाओ सेल्स प्रमोशन स्कीम, पॉइंट नंबर 4, फ्री सैंपल्स विदाउट कंसिडरेशन नो सप्लाई। तो दवाई कंपनी फ्री सैंपल दे रही डॉक्टर को, क्या रख लो जी। तो दवाई और डॉक्टर रिलेटेड तो नहीं है, दवा कंपनी और डॉक्टर। हाँ, अगर दवा कंपनी और डॉक्टर रिलेटेड होते हैं तो फिर वो रिलेटेड पर्सन्स, या फ्री सैंपल दो ब्रांचेस के बीच में जा रहा है तो डिस्टिंक्ट पर्सन। तो नो कंसिडरेशन दो ही जगह मोटा मोटा, प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल, या रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर फ्री सैंपल हम दे रहे हैं किसी को और वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो जीएसटी नहीं है। आ गया ना एक्सेप्शन शेड्यूल 1, आ गया ना एक्सेप्शन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में एक्सेप्शन कौन सा सेक्शन? 7(1)(c). हाँ 7(1)(c). एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, बोगो, बाय 1 गेट 1, एक शैम्पू के साथ एक शैम्पू फ्री। हमने आपसे लिए 100 रुपये दोनों शैम्पू के, तो गवर्नमेंट कहती है बेटा ये फ्री नहीं होता दूसरा प्रोडक्ट, इसमें प्राइस ऑफ द वन प्रोडक्ट इज इंक्लूडेड इन द अदर प्रोडक्ट, तो इसको कंपोजिट या मिक्स सप्लाई मानते हैं। तो दो शैम्पू है तो कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं। शैम्पू के साथ आपने हेड मसाज फ्री कर दिया, वो चीज़ अलग हो जाएगी, वो मिक्स बन जाएगी। तो कहने का मतलब है वो फ्री नहीं है, वो उसका प्राइस उसमें इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप बोगो बाय 1 गेट 1, बोगो मीन्स बाय 1 गेट 1। चलो जी, ये डेल क्रेडिट एजेंट और पगड़ी सिस्टम को इट विल टेक टाइम। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर विल डू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, और ये एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और कल मिलेंगे ऑनलाइन, कल मिलेंगे ऑनलाइन। आज तो क्लास हो ही गई हमारी, तो कल अगर 2 घंटे दे दीजिएगा, 2 घंटे में ये चैप्टर फिनिश करवा दूँगा। चलिए जी, थैंक यू। छोटे छोटे हैं बस, टाइम इसके लिए रेगुलर क्लासेस हर रोज़ ले लें, या संडे को भी कुछ टाइम मिल जाए। इस बार संडे को फ्री हो नहीं, संडे को भी लगाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ करूँगा। चलो जी, टेक केयर, थैंक यू।